दोस्तों नमस्कार। एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डीआर गुरुजी पर। कैसे आप लोग एक बार जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा साथियों अगर आप लोग पहली बार चैनल से जुड़ रहे हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप पर अगर आप लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट हैं आपको यहीं पर मिलते हैं। आपको हर डेली आपको 2 से 3 शॉर्ट वीडियो आपको हमारे टेलीग्राम के अलावा इंस्टाग्राम पर जो देखने को मिलते हैं, तो यहाँ भी फॉलो कर लीजिएगा। नीचे आप सभी को दोनों का जो लिंक है मिल जाएगा। व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का ग्रुप का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जुड़ सकते हैं। और या व्हाट्सएप पे एक मैसेज करके आप लोग सारी जो अपडेट है प्राप्त कर सकते हैं। ये नंबर हमारा व्हाट्सएप का जो है दिया गया है। इसके अलावा साथियों आप सभी को एक छोटी सी जानकारी देना चाहूंगा कि आपका बीएड प्रवेश परीक्षा का बिल्कुल वेरी न्यू बैच जो है स्टार्ट हो गया है, जिसका नाम है बेटा अर्जुन बैच। ठीक है, अर्जुन बैच जो आपका बिल्कुल जो एकदम न्यू बैच है ये स्टार्ट हो गया है। तो जो लोग बीएड की तैयारी कर रहे हैं, इस बार बीएड प्रवेश परीक्षा की जो है तैयारी कर रहे हैं, अगर इस बैच में जुड़ना चाहते हैं तो इस बैच को जो है आज ही ज्वाइन कर लो, क्योंकि अभी आपका ये बिल्कुल नया बैच है। तो आपकी अगर एक भी क्लास चाहते हो ना छूटे तो इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। अब इस बैच में क्या क्या चीजें जो है नई मिलने वाली हैं, देखो इस बैच में कुछ नई चीजें हैं। जैसे आपको यहाँ पर अपडेटेड जो है क्या मिलेगा भाई, अपडेटेड आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज मिलने वाला है। नए टेस्ट सीरीज यहाँ पर ऐड किए गए हैं। अपडेटेड आपको यहाँ पर ई बुक्स मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत सारी जो चीजें आपको यहाँ पर बिल्कुल अपडेटेड मिलेंगी। थ्योरी क्लास आपको जो है कंप्लीट देखने को मिलने वाला है। ठीक है, थ्योरी क्लास आपको बिल्कुल बेसिक से यहाँ पर जो है क्लासेस देखने को मिलने वाली हैं। टेस्ट सीरीज आपको मैंने बता ही दिया, अपडेट वाला जो है मिलने वाला है। रिकॉर्डेड वीडियोस भी होंगे, लाइव वीडियोस भी होंगे, लाइव क्लासेस भी होंगी। वहां पर आप जब चाहें ऑनलाइन ऑफलाइन कभी भी क्लासेस को जो आप एक्सेस कर सकते हैं। तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। अभी इसका ऑफर प्राइस चल रहा है 50% आपके साथ 749 में। ठीक है, कैसे जुड़ना है, क्या क्या करना है भाई, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। आप सभी को जो है डीआर गुरुजी ऑफिशियल करके ऐप है, इस ऐप को जो है डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको जाना है पेड कोर्सेज में। देख लो भाई ध्यान से, यहाँ पर आप सभी को पेड कोर्सेज का ऑप्शन मिल जाएगा। पेड कोर्सेज में जो है जाना है और यहीं पर आपको इसके अंदर जो है मिल जाएगा अर्जुन बैच। अर्जुन बैच आप देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे ज्वाइन करने का ऑप्शन दिखा होगा, आप ज्वाइन पे क्लिक करके जो है सिंपली आपके सामने एक आएगा ऑप्शन सबमिट करने का। आपका यहाँ पर नंबर लिखा होगा और यहाँ सबमिट करने का ऑप्शन आएगा। सबमिट जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके व्हाट्सएप पर पेमेंट गेटवे लाइव करके आपको एक मैसेज चला जाएगा। ठीक है, आप सिंपली जो है एक परचेज लिंक वहां पर होगा, उस परचेज लिंक पे क्लिक करिएगा और वहां पर आपके सामने गूगल पे, फोन पे कई सारे ऑप्शन आते हैं, उसकी मैसेज जो है पे कर सकते हैं। और जैसे ही पे करेंगे आपके ऐप में जो है आपका बैच मिल जाएगा। अपने ऐप पे जाइएगा, माई परचेज आपका एक सेक्शन मिलेगा, वहां पे आपको आपका बैच जो है देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं आज ही जो जुड़े और अपनी जो तैयारी है उसको एक नेक्स्ट लेवल पर जो है लेकर जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज की इस क्लास को हम लोग क्लास की तरफ जो फोकस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डीआर गुरुजी में। आप सभी का स्वागत है। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। जल्दी से सारे लोग आ जाओ, फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे। और महा मैराथन ठीक और ठीक है, चलो जल्दी से सारे लोग आ जाओ। और महा मैराथन क्लास होने वाली है। जीके जीएस के कुछ बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खतरनाक वाले क्वेश्चंस को करने वाले हम लोग। तो जितने भी मेरे भाई बहन जुड़े हैं सभी लोग सेशन को एक बार लाइक और शेयर कर दिएगा ताकि बाकी लोग भी जल्दी से जुड़ जाएं। ठीक भाई बात, चलो शुरू की जाए आज की क्लास को। तो सेशन को एक बार लाइक और शेयर कर दो। और पहले प्रश्न की बात करेंगे। जवाहरलाल नेहरू के अधीन भारत में, अच्छा एक मिनट रुक गया भाई, हम लोग कहाँ पर हैं, पहले क्वेश्चन से हम लोग नहीं शुरुआत किए। चलो यहाँ से शुरू करते हैं ना, यहाँ से शुरू करते हैं। चलो बताइएगा। चलिए पहले प्रश्न की हम लोग बात करेंगे। पहले प्रश्न का फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे। भारत में न्यायपालिका निम्नलिखित में से किसकी देखरेख में कार्य करती है? चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। भारत में अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करना। चलिए थैंक यू सो मच सीमा गुप्ता जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए जल्दी से बताइएगा। तो भारत में न्यायपालिका अगर हम लोग बात करेंगे, पहले प्रश्न का सभी लोगों को आंसर करना है। पहले प्रश्न का सभी लोगों का आंसर करना। और आप सभी लोगों के जो ऑप्शन है ना, जो भी आंसर है मैं देखता चल रहा हूं। तो चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करना। चलिए तो पहले प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा। नूर ऑप्शन संख्या बी कर रही हैं, अल्ताफ ऑप्शन संख्या डी कर रहे हैं, विनीता ऑप्शन संख्या सी कर रही हैं, निशा ऑप्शन संख्या बी कर रही हैं, सुमन चौरसिया ऑप्शन संख्या सी, पूजा सिंह ऑप्शन संख्या सी। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। ठीक है, क्या है, न्यायपालिका स्वतंत्र है भैया, न्यायपालिका किसी की देखरेख में कार्य नहीं करती है। ठीक है भाई बात।
ठीक भाई बात, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करेंगे पहले प्रश्न की बात करेंगे तो भारत में न्यायपालिका क्या है भाई, न्यायपालिका जो होती है वो स्वतंत्र होती है भाई, वो किसी की देख रेख में काम नहीं करती है। तो पहले प्रश्न का जितने भी मेरे भाई बहन संख्या ऑप्शन संख्या डी आंसर करेंगे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इसके अलावा जो बी सी ऑप्शन कर रहे थे वो बिल्कुल गलत हो जाएंगे। देखो अगर हम लोग बात करें सबसे ऊपर अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे ऊपर हमारा कौन सा है, सबसे ऊपर हमारा सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के नीचे अगर हम लोग बात करेंगे क्या होगा, हाई कोर्ट होगा। हाई कोर्ट के नीचे अगर हम लोग बात करेंगे तो जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो जाएगा, जिला न्यायालय हो जाएगा। ठीक भाई बात, तो ध्यान रखिएगा सबसे ऊपर आपका क्या है, सुप्रीम कोर्ट है। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे हाई कोर्ट है। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। अगर आपसे पूछा जाए भारत में न्यायपालिका जो है, भारत में जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका का स्वरूप कैसा है, भारत में न्यायपालिका का स्वरूप कैसा है, तो कैसा है, एकीकृत है। भारत में न्यायपालिका का स्वरूप कैसा है, एकीकृत है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज अगर आपसे पूछा जाए कि जो ये स्वतंत्र न्यायपालिका है, इसका प्रावधान हमने कहां से लिया है, तो स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान हमने अमेरिका से लिया है। भारत में न्यायपालिका का स्वरूप क्या है, एकीकृत है। ठीक है भाई बात, सबसे ऊपर कौन सा होगा, सबसे ऊपर आपका सर्वोच्च न्यायालय होगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे कौन सा हो जाएगा, इसके बाद हाई कोर्ट हो जाएगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो जाएगा। ठीक भाई बात। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची का विषय नहीं है। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, कौन सा समवर्ती सूची का विषय नहीं है। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या होगा, समाचार पत्र, परिवार नियोजन, कारखाना, लोक स्वास्थ्य। क्या हो जाएगा, कौन सा समवर्ती सूची का विषय नहीं है, ये आपको बताना है। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे दूसरे प्रश्न का। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे दूसरे प्रश्न का। ठीक है, वो लक्ष्मी जी अपडेट हो जाएगा। ठीक है, वो अपडेट हो जाएगा, उसके लिए बिल्कुल परेशान मत हो। ठीक है, अभी अपडेट नहीं हुआ इसलिए दिखा रहा है, वो अपडेट हो जाएगा। ठीक है, बहुत जल्दी अपडेट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे तो दूसरे प्रश्न का क्या हो जाएगा, कौन सा समवर्ती सूची का विषय नहीं है। ठीक है, क्या होगा भाई, समाचार पत्र, परिवार नियोजन, कारखाना, या फिर अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, लोक स्वास्थ्य हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे भाई। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। अगर हम लोग बात करेंगे क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। दूसरे प्रश्न की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो दूसरे प्रश्न का ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, लोक स्वास्थ्य हो जाएगा। ठीक है, क्या है, लोक स्वास्थ्य। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी यहाँ पर बिल्कुल एकदम भैया मेरे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे तीसरे प्रश्न की तरफ। किसी कारणवश कार्यकाल के दौरान अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक राष्ट्रपति के पद पर कार्य कर सकता है। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे भाई। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। अगर मान लो किसी राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, क्या हो जाए, राष्ट्रपति की अगर मान लो क्या हो जाए, राष्ट्रपति की अगर मृत्यु हो जाती है तो उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक, उपराष्ट्रपति जो है वो अधिकतम कितने समय तक क्या कर सकता है, कार्य कर सकता है। चलो सबसे पहली बात अगर हम लोग, अच्छा अभी इससे बहुत सारे प्रश्न बनेंगे ना, चलो पहले इस प्रश्न का आंसर कर दो फिर हम बताते हैं। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा भाई। ठीक है, तीसरे प्रश्न की अगर हम लोग बात करेंगे, अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक, तो 6 माह तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कर सकता है। दूसरी चीज याद रखिएगा, अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, ठीक है, राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, अगर राष्ट्रपति का पद क्या हो जाए, रिक्त हो जाए, तो 6 माह के भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाना आवश्यक है। ठीक है, क्या है, नए राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाना आवश्यक है। ठीक भाई बात, नए राष्ट्रपति का चुनाव कितने समय में, तो आने वाले 6 माह में नए राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाना आवश्यक है। और जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता तब तक क्या होगा, जो उपराष्ट्रपति होता है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। अगर आपसे पूछा जाए भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे, भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे, तो आप आंसर क्या करोगे, वीवी गिरी होगे। ठीक है, कौन, तो भारत के अगर आपसे पूछा जाए पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे, तो भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति जो हैं ये कौन हो जाएंगे, तो ये वीवी गिरी हो जाएंगे भाई। ठीक है,
ठीक है, भारत के पहले राष्ट्रपति क्या हो जाएंगे, वीवी गिरी हो जाएंगे। इसके अलावा ध्यान रखिएगा वीवी गिरी एक ऐसे राष्ट्रपति जिनके लिए क्या होगा, जिनके लिए द्वितीय चक्र की मतगणना करानी पड़ेगी। ठीक है, क्या होगा, द्वितीय चक्र की मतगणना करानी पड़ेगी। अगर आपसे पूछा जाए भारत के कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं, भारत के कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनके लिए द्वितीय चक्र की मतगणना करानी पड़ेगी, तो कौन है, तो वीवी गिरी, जिनके लिए द्वितीय चक्र की मतगणना करानी पड़ेगी। वीवी गिरी भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति। वीवी गिरी भारत के एक ऐसे राष्ट्रपति जो क्या होगा, जो ट्रेड यूनियन से संबंधित है, जो मजदूर संघ से संबंधित है। ठीक है, क्या होगा, अगर हम लोग बात करेंगे वीवी गिरी की बात करेंगे तो वीवी गिरी भारत के एक ऐसे राष्ट्रपति जो मजदूर संघ ट्रेड यूनियन से संबंधित है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा वीवी गिरी एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे राष्ट्रपति जो क्या होगा, जो आयरलैंड के स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, तो आयरलैंड के स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेते हैं। भाई क्या करते हैं, आयरलैंड के स्वतंत्रता संग्राम में अगर हम लोग बात करेंगे तो हिस्सा लेंगे। आयरलैंड के स्वतंत्रता संग्राम में क्या करेंगे, वीवी गिरी जो है हिस्सा लेते हैं। तो वीवी गिरी से इतने प्रश्न आप याद रखोगे। ठीक भाई, बात ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। हाँ, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल होंगी। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करेगा। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करेगा। धन विधेयक का प्रावधान कहां पर भाई, धन विधेयक का प्रावधान कहां पर है, किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 110 में। ठीक है, कहां पर, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का प्रावधान है। और धन विधेयक, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करेगा। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करना भाई, चलिए फटाफट सभी लोग आंसर करना। क्या होगा, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करेगा। चौथे प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। चलिए फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे, सभी मेरे भाई बहन आंसर करेंगे। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक तरफ से आप सभी लोगों का ऑप्शन संख्या ए आ रहा है, पूजा सिंह ऑप्शन संख्या सी कर रही है। मेरे बिरादरी वाले काहे गलत आंसर करते भाई, मेरे बिरादरी वाले गलत आंसर करते फिर दिल दुखी हो जाता है। क्या होगा, ठीक है, मनीषा आर्य, आप भी ऑप्शन संख्या सी आंसर बता रहे हैं। ठीक है, सना खान, सना जी, है ना, ठीक है, ऑप्शन संख्या सी। क्या हो जाएगा, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करेगा। ठीक है, कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेगा। धन विधेयक हमेशा पहले कहां प्रस्तुत किया जाएगा, तो हमेशा अगर आपसे बात करें धन विधेयक जो है पहले हमेशा कहां पर, तो पहले हमेशा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, धन विधेयक हमेशा पहले कहां पर, तो धन विधेयक हमेशा पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक की अगर हम लोग बात करें कि राज्यसभा इनको कितने दिन रोक सकती है, राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन, तो 14 दिन। कितने दिन, राज्यसभा अगर हम लोग बात करेंगे तो राज्यसभा क्या होगा, राज्यसभा धन विधेयक को सिर्फ 14 दिन रोक करके रख सकती है। ठीक भाई बात। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे धन विधेयक की बात करेंगे तो धन विधेयक एक ऐसा विधेयक है जिसे राज्यसभा क्या करेगी, जिसे राज्यसभा क्या करती है, राज्यसभा अस्वीकार नहीं कर सकती है। ध्यान रखिएगा, क्या कर सकती है, अस्वीकार नहीं कर सकती है, अस्वीकार नहीं कर सकती है, यह भी याद रखिएगा। धन विधेयक की अगर हम लोग बात करेंगे तो धन विधेयक एक ऐसा विधेयक जो हमेशा पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, राज्यसभा सिर्फ 14 दिन रोक करके इसको रख सकती है और अस्वीकार नहीं कर सकती है। अगर 14 दिन के अंदर राज्यसभा ने धन विधेयक को पास नहीं किया तो धन विधेयक अपने आप पास मान लिया जाएगा। धन विधेयक अगर हम लोग बात करेंगे तो कौन फैसला करेगा कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो ये फैसला करता है लोकसभा अध्यक्ष। और ध्यान रखिएगा धन विधेयक एक ऐसा विधेयक है, धन विधेयक एक ऐसा विधेयक है, धन विधेयक जिसे राष्ट्रपति भी अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। याद रखिएगा क्या होगा, राष्ट्रपति भी अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। याद रखिएगा धन विधेयक एक ऐसा विधेयक है जिसे राष्ट्रपति भी अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। अगर धन विधेयक को राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत किया गया, अगर धन विधेयक को राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत किया गया तो राष्ट्रपति को क्या करना होगा, राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करना होगा, राष्ट्रपति उसे वापस नहीं लौटा सकते हैं। ठीक भाई बात। चलो आगे बढ़ा जाए, चलो आगे बढ़ा जाए अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। सभी लोग अपने हाथ से गाल पर फिर से चाटा मारो, है ना, तो ठीक है हम तुम्हें कर देते हैं ब्लॉक। ठीक है, चलो अच्छा रहेगा। चलो ठीक भाई बात। चलो जल्दी से बताइएगा राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है। चलो जल्दी से बताना, भारत के राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं, अपना त्यागपत्र किसको देता है। चलो जल्दी से फटाफट आंसर करो भाई। चलिए फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति की बात करेंगे, क्या करेक्ट आंसर होगा, फटाफट सभी लोग आंसर करना। ठीक भाई बात। चलो जल्दी से सारे लोग बताना क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलो तो राष्ट्रपति की बात करेंगे तो देखो अगर हम लोग राष्ट्रपति की बात करते हैं तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता भैया, उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता, उपराष्ट्रपति को देता। ऑप्शन संख्या क्या होगा, सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता, तो शपथ कौन दिलाएगा, तो शपथ दिलाएंगे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। लेकिन राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देगा, उपराष्ट्रपति को देगा। बिल्कुल एकदम ध्यान रखना, एकदम कंफ्यूज मत होना, ठीक भाई बात। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देगा, उपराष्ट्रपति को देगा। लेकिन राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, ठीक है। अगर उपराष्ट्रपति के संदर्भ में पूछा जाए, अगर उपराष्ट्रपति के संदर्भ में पूछा जाए तो याद रखिएगा उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, तो उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, ठीक है। कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है। और अगर हम लोग बात करें उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र, तो त्यागपत्र कौन देता है, तो ये भी राष्ट्रपति देते हैं, ठीक है। कौन देते हैं, राष्ट्रपति देते हैं। क्लियर भाई बात। अगर हम लोग बात करेंगे उपराष्ट्रपति की बात करेंगे तो उपराष्ट्रपति के संदर्भ में अगर पूछा जाए कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है, तो राष्ट्रपति। दोनों काम, शपथ भी राष्ट्रपति, त्यागपत्र भी राष्ट्रपति। लेकिन अगर हम राष्ट्रपति के संदर्भ में बात करेंगे तो राष्ट्रपति के संदर्भ में क्या होगा, राष्ट्रपति के संदर्भ में अगर हम लोग बात करेंगे तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है, उपराष्ट्रपति को देगा। लेकिन राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएंगे, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो अंतर हमेशा याद रखना, ठीक भाई बात, अंतर हमेशा याद रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। हाँ, इतना महत्वपूर्ण यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, इतना चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पर क्लास में जुड़ी है कमेंट बॉक्स में इसलिए कि कौन पहले चाटा मारेगा। एक से एक बेवकूफ बदतमीज गधा लोग जुड़ जाते हैं, है ना। चलिए जल्दी से बताइएगा क्या होगा, राज्य में मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से बताइएगा, चलिए जल्दी से सारे लोग बताएंगे क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जल्दी से बताइएगा, राज्य में मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है। राज्य में देखो अगर केंद्र में पूछा जाए, अगर आपसे केंद्र में पूछा जाए तो केंद्र में जो मंत्रिपरिषद होती है, केंद्र में जो मंत्रिपरिषद होती है, केंद्र में जो मंत्रिपरिषद होती है वो किसके प्रति होती है, वो संसद के प्रति होती है, ठीक है। केंद्र में अगर हम लोग बात करेंगे, केंद्र में जो मंत्रिपरिषद होती है संसद, और संसद में भी अगर हम लोग बात करेंगे किसको, संसद भी ना करो, यहां पर अगर लिख दो किसके प्रति, लोकसभा, है ना, लोकसभा के प्रति, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे केंद्र में, अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, केंद्र में मंत्रिपरिषद, केंद्र में मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा के प्रति। अगर लोकसभा ऑप्शन में नहीं है तब आप संसद कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर राज्य में मंत्रिपरिषद, केंद्र में किसके प्रति, लोकसभा के प्रति, तो राज्य में जो मंत्रिपरिषद होगी वो किसके प्रति, वो विधानसभा के प्रति। किसके प्रति, तो वो विधानसभा के प्रति होगी, ठीक है। ऑप्शन संख्या क्या होगा, डी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक भाई, है ना। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, डी। केंद्र में जो संघीय मंत्रिपरिषद होती है वो लोकसभा के प्रति, और राज्य में जो मंत्रिपरिषद होगी वो क्या होगी, वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। याद रखिएगा, ध्यान से समझ लो भैया, लोकसभा की अगर हम लोग बात करें, चाहे विधानसभा की बात करें, लोकसभा की बात करें चाहे विधानसभा की बात करें, दोनों ही क्या होते हैं, दोनों ही प्रथम सदन होते हैं, दोनों ही निम्न सदन होते हैं, दोनों ही क्या होते हैं, लोकप्रिय सदन होते हैं, दोनों ही क्या होते हैं, दोनों ही अस्थायी सदन होते हैं। दोनों के लिए ही आयु सीमा क्या होगी, 25 वर्ष होगी। लोकसभा का सदस्य बनना तो भी 25 वर्ष, विधानसभा का सदस्य बनना तो भी 25 वर्ष, लोकसभा का कार्यकाल पूछे तो भी 5 वर्ष, और विधानसभा का कार्यकाल पूछे जाए तो भी 5 वर्ष। लोकसभा केंद्र में निम्न सदन, प्रथम सदन, लोकप्रिय सदन, अस्थायी सदन होता है, और विधानसभा राज्य में प्रथम सदन, निम्न सदन, लोकप्रिय सदन और अस्थायी सदन होता है। याद रखिएगा, कभी भी बिल्कुल एकदम कंफ्यूज मत होना, ठीक भाई बात। चलो इतनी बात क्लियर है। तो लोकसभा और विधानसभा की अगर हम लोग बात करेंगे तो लोकसभा विधानसभा दोनों ही क्या है, प्रथम सदन है, निम्न सदन है, लोकप्रिय सदन है, अस्थायी सदन है। दोनों के लिए आयु सीमा कितनी होगी, 25 वर्ष होगी, और दोनों का कार्यकाल क्या होगा, 5 वर्ष होगा, ठीक है। तो ऑप्शन संख्या क्या होगा, डी एकदम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। कौन सा संशोधन है जिसके द्वारा मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करना, क्या हो जाएगा, कौन सा संशोधन है। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करना, तो कौन सा संशोधन है जिसके द्वारा क्या किया गया, जिसके द्वारा मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। अगर हम लोग बात करेंगे, अगर आपसे पूछा जाए मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य, अगर आपसे पूछा जाए मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य, ठीक है, कितने मौलिक कर्तव्य, कितने मौलिक कर्तव्य, तो कितने मौलिक कर्तव्य थे, 0।
कितने मौलिक कर्तव्य थे? शून्य। लड्डू, है ना, ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग बात करें, अगर आपसे पूछा जाए मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे, एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे। मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन से जोड़ा गया है? तो 42वां संशोधन। ठीक है, कौन सा? 42वां संशोधन 1976। ठीक है, 42वां संशोधन 1976 के द्वारा कौन सी समिति की सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। कौन सी समिति है? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। कौन सी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संशोधन 1976 के द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य? तो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। ठीक है, कौन कितने? तो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। कहां पर जोड़े गए हैं? तो भाग 4 में। ठीक है, कहां पर? भाग 4 का में। और किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 51 का में। ठीक है, कहां पर? तो भाग 4 का अनुच्छेद 51 का में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। किस संशोधन से? 42वें संशोधन 1976 से। 11वां मौलिक कर्तव्य अगर हम लोग बात करें, 11वां मौलिक कर्तव्य अगर हम लोग बात करें, तो 11वां मौलिक कर्तव्य जो है, 11वां जो मौलिक कर्तव्य है, ये किस संशोधन से? तो ये 86वां संशोधन 2002 से जोड़ा गया। ठीक है, 11वां मौलिक कर्तव्य क्या होगा? 86वां संशोधन 2002 से जोड़ा जाएगा। मूल अधिकार की मौलिक कर्तव्य की अगर हम लोग बात करेंगे, तो ये लिए कहां से गए हैं? तो ये लिए गए हैं रूस या फिर कह सकते हो आप सोवियत संघ से। कहां से लिए गए भैया? रूस या फिर सोवियत संघ से लिए गए। ऑप्शन संख्या क्या होगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ा जाए। चलो बहुत अच्छे, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? ठीक है, नीति निर्देशक तत्व की अगर हम लोग बात करें, नीति निर्देशक तत्व कहां पर है? भाग 4 में है। ठीक है, कहां पर है? भाग 4 में है। किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 में है। और नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं ये न्याय योग्य नहीं होते हैं, वाद योग्य नहीं होते हैं, और प्रवर्तनीय नहीं होते हैं। ठीक है, तो अलग अलग शब्दों से पूछा जाता है, आपको कंफ्यूज किया जाता है। कभी वाद योग्य पूछेगा, कब वो न्याय योग्य पूछेगा, कब वो प्रवर्तनीय पूछेगा। तो कुछ भी पूछे हमेशा याद रखिएगा, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान है। अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 के बीच में नीति निर्देशक तत्व हैं। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं वो वाद योग्य नहीं होते हैं, न्याय योग्य नहीं होते हैं, प्रवर्तनीय नहीं होते हैं, मतलब कि न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते हैं। किस अनुच्छेद से किस देश से लिया गया है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आयरलैंड। आयरलैंड की राजधानी क्या होगा भाई? आयरलैंड की राजधानी क्या होगा? डबलिन है। ठीक है, क्या है? आयरलैंड की राजधानी क्या है? डबलिन है। आयरलैंड से ही कौन भारत में आई थी? एनी बेसेंट आई थी। ठीक है, कौन आई थी? एनी बेसेंट जो है ना, एनी बेसेंट जो है ये क्या होगा? ये भारत से आयरलैंड से भारत में आई थी। ठीक है ठीक है सर, नोट भी करेंगे क्या? अब आपकी मर्जी है ना, आपकी मर्जी, आपका मन करे तो नोट कर लो, नहीं मन करे तो फिर कोई बात नहीं, है ना, जैसा आप उचित समझो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे भाई, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अस्पृश्यता आपके हिंदी में खूब पूछा जाता है। शुद्ध वर्तनी वाले में आपको क्या कर देगा? 4 शब्द दे देगा और कह देगा कौन सा एक शब्द शुद्ध है या कौन सा एक शब्द अशुद्ध है, और उसमें अस्पृश्यता खूब पूछा जाता है। तो देख लो भाई, अस्पृश्यता इसे लिखा जाता है। मान लो हिंदी में पूछ लिया तो ये ना रहे कि अस्पृश्यता में कौन सा रहेगा, बड़ा सा पहले रहेगा, छोटा सा बाद में रहेगा, छोटा सा बड़ा रहे पहले रहेगा, बड़ा सा बाद में रहेगा, कि षटकोण वाला सा रहेगा, कौन सा मूर्धन्य वाला सा रहेगा, कौन सा रहेगा। तो एक चीज तो ये ध्यान रखना, कि अस्पृश्यता ऐसे लिखते हैं। अब बताओ, अस्पृश्यता या छुआछूत, ठीक है, अस्पृश्यता या फिर कहे छुआछूत का निषेध कहां पर है? ठीक है, अस्पृश्यता या छुआछूत का निषेध। अस्पृश्यता या छुआछूत का निषेध मतलब क्या है? इसका मतलब बता भैया, जैसे आप कहते हैं ना, हम इनके बगल नहीं बैठेंगे, हम इनके हाथ का पानी नहीं पीएंगे, ये हमारे नल का पानी नहीं ले सकते हैं, सवेरे सवेरे हम किसका मुंह देख लिया, जितना बढ़िया काम पे जा रहे थे पूरा काम गड़बड़ा गया, है ना, तो क्या होगा? तो ये अस्पृश्यता या छुआछूत होता है। ये किस अनुच्छेद के तहत प्रतिबंधित किया गया है? क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? अब की बार लग रहा है आप सब एकदम सरकारी कॉलेज लेकर के ही मानोगे, है ना, एकदम पूरा एकदम रट डाले हो। ठीक है, एकदम अनुच्छेद मुझे लगता है एकदम रट डाले हो, है ना। चलो बहुत अच्छी बात है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। अनुच्छेद 17 के तहत, अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता या छुआछूत का निषेध किया गया है। ठीक है, अगर हम लोग 16 की बात करें तो 16 में क्या है? सरकारी नियोजन के लिए अवसर की समानता। ठीक है, क्या है? सरकारी नियोजन के लिए क्या है? सरकारी नियोजन के लिए
अवसर की समानता सरकारी नियोजन के लिए क्या होगा, अवसर की समानता आपको कहां पर मिलेगी, अनुच्छेद 16 में मिलेगी। 15 में क्या है, धर्म, धर्म, जाति, जाति, लिंग, लिंग, जन्मस्थान, है ना, क्या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, क्या हो जाएगा, धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर क्या है, के आधार पर भेदभाव, है ना, भेदभाव का निषेध, है ना भाई, क्या है, धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर। धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता कि हम हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, फलाना है, धमाका है, तो इस आधार पर, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता कि हम बाबू साहब है तो हम ऊपर बैठेंगे, है ना, तुम निम्न कैटेगरी को तो वही नीचे बोरा बैठो, है ना, वही दरवाजे बैठो, तुम्हें प्लास्टिक वाली गिलास में पानी देंगे, टूटा वाला कप में, जो पकड़ने वाला नहीं होगा वह कप में तुम्हें चाय देंगे, है ना, ऐसा नहीं कर सकते। जो कप चिटका विटका होगा, है ना, तो उसमें क्या करेंगे, आपको चाय देंगे, तो ऐसा नहीं कर सकते भाई। धर्म, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हो, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हो कि हम लड़का हैं तो भाई हमारे पास ज्यादा अधिकार है, हम आराम से घर पे पापा मम्मी के आगे बतियाते हुए आएंगे, बतियाते हुए जाएंगे, और वहीं पता लगा घर में लड़की कोनो, पता लगा क्यों गलती से मैसेज आ गया तो लो कुटाई, ले दो कुटाई, ले कुटाई, है ना, हम और कह रहे थे और दो मोबाइल, है ना, बिगड़ गई, तो क्या होगा, तो लिंग के आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं कर सकते भाई, जितना अधिकार लड़का उतना अधिकार लड़की, और जन्म स्थान के आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं कर सकते भाई, है ना, कि हम जो है, हम तो अपोलो एम्स पता नहीं कहां पैदा हुए हैं, और तुम तो गांव में पैदा हुए हो, है ना, तुम तो सरकारी अस्पताल में पैदा हुए, घर पे पैदा हुए, तुम तो ट्रैक्टर टाली रास्ते में पैदा हुए हो। तो इस आधार पर भी धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर क्या होगा, भारतीय नागरिकों में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। 14 की बात करेंगे तो 14 में क्या है, कानून के समक्ष समानता, क्या है, कानून के समक्ष समानता, क्या है, कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 14 की बात करेंगे तो क्या है, कानून के समक्ष समानता कहां पर, अनुच्छेद 14 में है। ठीक भाई बात, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी, ठीक है, सॉरी, ऑप्शन संख्या क्या होगा, ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता या छुआछूत का निषेध किया गया है। चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। ईस्ट की नीतियों से कौन सा प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा प्रभावित था, ठीक है, पूर्व की नीतियों से कौन सा प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा प्रभावित था, तो देवगौड़ा होंगे, अटल बिहारी वाजपेयी होंगे, इंद्र कुमार गुजराल होंगे, या फिर मनमोहन सिंह हो जाएंगे। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करना, चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करना, ठीक है, जैसे ही फॉर्म आएगा वैसे ही बता देंगे भाई, काहे परेशान हो रहे हो। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करना, तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, चलिए फटाफट सभी लोग आंसर करना, क्या करेक्ट आंसर होगा, तो ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन संख्या सी हो जाएंगे, इंद्र कुमार गुजराल, ठीक है, ये क्या है, तो ये पूर्व की नीतियों से कुछ ज्यादा ही प्रभावित है। ऑप्शन संख्या क्या होगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाँ, लगाए रहो तुक्का, एकदम लगाए रहो तुक्का। चलो जल्दी से आगे बढ़ेंगे, ठीक है, चलिए जल्दी से सारे लोग। संसद का अर्थ क्या होता है भाई, संसद की अगर हम लोग बात करेंगे, संसद के अनुच्छेद में है, तो संसद है आपका आर्टिकल 79 में, ठीक है, कहां पर है, अनुच्छेद 79 में संसद है। अगर हम लोग बात करें अनुच्छेद 79 में संसद का उल्लेख कहां पर किया गया है, तो अनुच्छेद 79 में संसद का उल्लेख किया गया है। और संसद क्या है, चलो जल्दी से आंसर करना भैया। हाँ बिल्कुल, एकदम घर वालों से जाकर कह देना, है ना, कि हमको क्या है, हमको कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15 के तहत धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध है, तो भेदभाव नहीं करना है। अगर भैया को 15,000 मोबाइल मिला है तो हमको कम से कम तो 18,000 मोबाइल दिलाइबे करो, है ना, क्या है, समानता का अधिकार है, नहीं तो हम क्या कर देंगे, हम केस कर देंगे, फिर क्या हो जाएगा, सब लोग जेल में चले जाओगे। ऐसा मत कहना, मम्मी पापा है, लेकिन प्यार से समझा देना, है ना, कि क्या है, समानता का अधिकार है। क्या होगा अगर हम लोग बात करेंगे संसद का अर्थ, तो संसद में कौन होंगे भाई, तो संसद में देखो भारत के राष्ट्रपति होंगे, राज्यसभा होंगे, लोकसभा होंगे, ये तीनों लोग क्या हो जाएंगे, तो ये तीनों लोग संसद में आते हैं। अगर आपसे पूछा जाए संसद के कितने अंग, संसद के अंग, तो संसद के अंग कितने होंगे, अंग है 3, कौन कौन, संसद के 3 अंग है, राष्ट्रपति हैं, लोकसभा हैं, और क्या है, और राज्यसभा है, ठीक है। संसद के कितने अंग, 3 अंग, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन अगर संसद के सदन पूछे, संसद के सदन, तो सदन कितने हैं, तो सदन है 2, कौन से, लोकसभा और राज्यसभा। सदन पूछे तो सदन कितना है, 2, लोकसभा और राज्यसभा। प्रथम सदन, द्वितीय सदन, निम्न सदन, उच्च सदन, अस्थायी सदन, अस्थायी सदन। तो सदन तो दुइये हैं, लेकिन अंग पूछे तो अंग कितने हैं, अंग हैं 3, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक भाई बात। चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे भाई, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने रखा। कल वाले सेशन में कराया था, उसके पहले भी कई सारे सेशन में करा चुका हूं। इस प्रश्न का कोई गलत आंसर नहीं करेगा, गलत आंसर किया ना काला पानी की सजा देंगे, जान लेना। चलो जल्दी से बताना क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे भाई, फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे भाई, सभी मेरे जितने भाई बहन हैं सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर कीजिएगा।
चलो फटाफट जल्दी से आंसर करो भाई, चलो जल्दी से आंसर करो भाई, क्या होगा? चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो किसके? तो बलवंत राय मेहता समिति। क्या हो जाएगा? बलवंत राय मेहता समिति कब आई है? 1957 में। और इसने क्या किया है? और इसने बलवंत राय मेहता समिति, और इसने क्या किया? इसने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की। अशोक मेहता की बात करेंगे, अशोक मेहता कब आएगी? 1977 में आएगी। और इसने क्या किया? इसने द्विस्तरीय पंचायत की बात की, ठीक है। क्या किया है? तो इसने द्विस्तरीय पंचायत की बात की। किसने? अशोक मेहता की बात करेंगे तो अशोक मेहता 1977 में आती है, क्या करती है? द्विस्तरीय पंचायत की बात करती है, ठीक है। त्रिस्तरीय पंचायत की बात कौन करेगा? बलवंत राय मेहता करेंगे। और ये कब आती है? तो ये 1957 में आते हैं। ऑप्शन संख्या क्या होगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 1997। नूर डेट ऑफ बर्थ नहीं पूछे हैं तुमसे, 1997 है ना, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ नहीं बताना है, बलवंत राय मेहता की डेट बताना है। 1957 है, 97 नहीं है। चलो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान की किस धारा के तहत लगता है? राष्ट्रपति शासन की बात हो रही है भाई, राष्ट्रपति शासन की बात हो रही है। तो राष्ट्रपति शासन अगर हम लोग बात करेंगे तो राष्ट्रपति शासन सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहले किस राज्य में लगा, तो सबसे पहले लगा पंजाब में। अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा कहां पर लगा, तो सबसे ज्यादा बार लगा है यूपी में, ठीक है। कहां पर? तो सबसे ज्यादा बार लगा है यूपी में। राष्ट्रपति शासन की अगर हम लोग बात करेंगे, चलो जल्दी से बताना भाई, ठीक है। चलो जल्दी से बताना भाई क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 356 में, ठीक है। कहां पर? 356 में राष्ट्रपति शासन है। सबसे पहले कहां पर लगा है? तो सबसे, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे तो राष्ट्रपति शासन सबसे पहले कहां पर लगा है? पंजाब में। सबसे ज्यादा बार पूछेगा तो सबसे ज्यादा बार कहां पर? उत्तर प्रदेश में। 352 में क्या है? 352 में आपातकाल है, ठीक है। क्या है? 352 में आपातकाल है। आपातकाल कितनी बार लगा है? 3 बार लगा, ठीक है। 3 बार कब कब लगा? तो एक लगा 1962 में, दूसरा कब लगा? 1971 में, तीसरा कब लगा? 1975 में, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपातकाल किस अनुच्छेद में? आपातकाल 352 में है। कितनी बार लगा है? 3 बार लगा है। कब? 62, 71, 75, ठीक है। अगर पूछा जाए 360 में क्या है? तो 360 में वित्तीय आपात है, ठीक है। क्या है? वित्तीय आपात है। 360 में अगर हम लोग बात करेंगे वित्तीय आपात, ये कितनी बार लगा? एक बार भी नहीं लगा, ठीक है। कितनी बार लगा? एक बार भी नहीं लगा। वित्तीय आपात एक बार भी नहीं लगा। किस अनुच्छेद में है? 360 में, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। चलिए आगे बढ़ेंगे, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे भाई, आगे चला जाए। चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष आसान प्रश्न है, अगर कोई गलत किया है ना तो जान लेना कि इतना दिन से पढ़ा रहे हैं, इतना बार क्वेश्चन करा रहे हैं, अगर इस प्रश्न का कोई गलत आंसर किया तो सीधे ब्लॉक मार देंगे, जान लेना, है ना। अगर इस प्रश्न का कोई गलत आंसर किया, इतने दिन से पढ़ा रहे हैं, इतनी बार, है ना, इतनी बार ये प्रश्न करा चुके, अगर किसी ने गलत किया तो सीधे ब्लॉक मार देंगे। चलो जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, ठीक है। संविधान सभा के अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए क्या हो जाएगा भाई? अध्यक्ष। देखो संविधान सभा के दो लोग थे, ठीक है। अगर अस्थायी पूछे, ठीक है, अगर आपसे अस्थायी पूछे तो अस्थायी क्या करोगे? सच्चिदानंद सिन्हा करोगे, ठीक है। क्या करोगे? अस्थायी पूछे तो क्या करोगे? सच्चिदानंद सिन्हा करोगे। और अगर आपसे अस्थायी पूछे तो अस्थायी क्या करोगे? अस्थायी आप राजेंद्र प्रसाद करोगे, ठीक है। किसको करोगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करोगे। अगर हम लोग क्या कर ले, अगर अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो अस्थायी अध्यक्ष कौन है? सच्चिदानंद सिन्हा है। अस्थायी अध्यक्ष कौन है? सच्चिदानंद सिन्हा है। अस्थायी अगर पूछे तो कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। अब आपको पता है सच्चिदानंद सिन्हा कहीं दिख रहे हैं, कहीं नहीं दिख रहे, कहीं नहीं दिख रहे, तो फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को टिक कर दो भैया। क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए कौन कौन गलत आंसर कर रहा है भाई इस प्रश्न का। कौन कोई गलत आंसर किया है? 14 का डी सीमा गुप्ता 14 डी। क्या किया जाए? ठीक है, दिव्या श्रीवास्तव ऑप्शन डी, ये भी ऑप्शन डी बताइए क्या किया जाए भाई, क्या किया जाए? जितने लोग सी छोड़ करके और इधर उधर आंसर कर रहे हैं, क्या किया जाए उनके साथ? चलो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर आप संविधान सभा का पहला अस्थायी अध्यक्ष पूछे सच्चिदानंद सिन्हा, अगर आपसे अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो क्या करोगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखना भाई, इतना आसान आसान प्रश्न गलत करोगे तो कैसे होगा भाई काम, है ना। ऐसे आसान आसान प्रश्न गलत करोगे। देखो सूरज कुमार भी है ना गलत आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन संख्या डी आंसर कर रहे हैं।
चलो ठीक है, छोड़ देते हैं। चलिए अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। भारतीय संसद के द्वारा विश्व संसदीय प्रणाली में कौन सा अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई है? ये तो बड़ा खतरनाक लैंग्वेज में पूछ लिया है ना, ये तो बड़ा खतरनाक लैंग्वेज में पूछ दिया गया। तो ठीक है, तो इसका अर्थ, इसका मतलब, इसका जो है आंसर क्या होगा भाई बता देता हूं, शून्यकाल होगा। ठीक है, क्या होगा? शून्यकाल होगा। शून्यकाल का समय कब से कब तक होता है? तो 12 से लेकर के 1 का जो समय होता है ये शून्यकाल का समय माना जाता है। शून्यकाल किसकी देन है? तो हम भारतीयों की देन है, इसको हम लोगों ने किसी देश से नहीं लिया है ना, भारतीयों की देन है। ठीक है, क्या है? भारतीयों की देन है। ठीक भाई बात, चाहे वो वाला शून्य हो चाहे ये वाला शून्य हो, दोनों ही क्या है? भारतीयों की देन है ना। शून्य जो है ये भारतीयों की देन है। ठीक भाई बात, शून्य क्या है? तो ये भारतीयों की देन है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शून्यकाल का समय आपसे पूछा जाता है तो शून्यकाल का समय क्या है? 12 से 1 होता है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। किस संशोधन के द्वारा वोट देने की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई? किस संशोधन के द्वारा वोट देने की आयु, किस संशोधन के द्वारा वोट देने की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? चलो जल्दी से सारे लोग आंसर कर देना भाई, जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। और सेशन को एक बार जितने मेरे भाई बहन सेशन जितने लोग जुड़े हो, बाद में जितने लोग जुड़े हो, सेशन को लाइक शेयर नहीं किए हो तो जल्दी से सेशन को लाइक शेयर कर दो, नहीं तो फिर हम रवि को बुला देंगे। फिर आपको पता है ना कितना नोटिफिकेशन जाता है ना। तो रवि को पता है कि अभी अगर हम रवि को बुला देंगे तो कितना नोटिफिकेशन भेजेगा, तो उससे बेहतर है कि तुम लोग खुद ही अपना जो है सेशन को शेयर कर दो। चलिए जल्दी से देखा, किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु जो है वो 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, 61वां संविधान संशोधन 1989। ठीक है, कौन सा संशोधन? तो 61वां संशोधन 1989 के द्वारा अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो जो मतदान की जो आयु है उसको क्या कर दिया गया है? 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। किसके समय में किया गया है? तो राजीव गांधी के समय में। प्रधानमंत्री कौन थे इस समय? तो इस समय प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। अगर आपसे पूछा जाए वोट देने का अधिकार कौन सा अनुच्छेद? वोट देने का अधिकार, अभी लोकसभा का चुनाव होने वाला है और आप सब लोग जितने लोग 18 साल के ऊपर हो वो सब क्या करोगे? वो सब लोग वोट दोगे ना। तो किस अनुच्छेद के तहत वोट देने का अधिकार है? अनुच्छेद 326 के तहत है। ठीक है, जिनकी उम्र 18 वर्ष नहीं होगी तो वो वोट देने भी मत जाना। पता लगे फर्जी वोट देने जाओगे तो वहां पर पुलिस वाले रहते हैं, फोर्स वाले रहते हैं, बहुत पीटेंगे, है ना। तो अगर 18 वर्ष हो गई होगी तब वोट देने जाना, नहीं तो मत जाना। ठीक है, तो राजीव गांधी के समय में क्या होगा? वोट देने की जो आयु है इसको 21 से घटाकर 18 वर्ष किया गया है। किस अनुच्छेद के तहत वोट देने का अधिकार है? अनुच्छेद 326। किसके समय में? राजीव गांधी के समय में। एक बात और ध्यान रखना, जया जेटली, इनका भी नाम याद रखना। अब इनको ये क्यों महत्वपूर्ण भाई? तो जया जेटली की ही अध्यक्षता में जो लड़कियां हैं, है ना, ध्यान रखिएगा क्या है। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो जया जेटली की अध्यक्षता में जो लड़कियां हैं, तो लड़कियों के विवाह की आयु क्या कर दी गई? लड़कियों के विवाह की आयु, लड़कियों के विवाह की आयु अगर हम लोग बात करेंगे तो लड़कियों की विवाह की आयु क्या की गई है? तो लड़कियों के विवाह की जो आयु है इसको 18 से बढ़ाकर क्या कर दिया गया? 18 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया। ठीक है, क्या कर दिया गया? 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, जया जेटली की अध्यक्षता में, याद रखिएगा, लड़कियों के विवाह की आयु को 18 साल से बढ़ाकर 21 साल कर दिया गया है। मतलब क्या कि अब 18 साल की उम्र में किसी लड़की का विवाह नहीं होगा, अब 21 साल के बाद होगा। तो 21 साल तक अगर पढ़ना है तो मन लगा के पढ़ दो, काहे इधर उधर का खुरापात कर रहे हो। चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। संसद के संयुक्त सत्र का संचालन कौन करता है? संसद के संयुक्त सत्र का संचालन कौन करता है? चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो संसद के संयुक्त सत्र की अगर हम लोग बात करेंगे तो संयुक्त सत्र जो है ये कहां पर है? तो ये संयुक्त सत्र जो है ये आपका अनुच्छेद किसमें है? अनुच्छेद 108 में। ठीक है, संसद का संयुक्त सत्र कहां पर है? तो अनुच्छेद 108 में है। अगर आपसे पूछा जाए कि बुलाता कौन है, संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है, तो बुलाते हैं कौन? राष्ट्रपति बुलाते हैं। ठीक है, कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति बुलाते हैं। अब तक कितनी बार बुलाए हैं? तो 3 बार बुलाए। संयुक्त अधिवेशन कितनी बार बुलाया गया? तो 3 बार बुलाया गया। ठीक है, कितनी बार? 3 बार बुलाया गया है। कब कब बुलाया गया है? तो एक बुलाया गया 1961 में, दूसरा बुलाया गया 1978 में, और तीसरा जो है ये बुलाया गया 2002 में। ठीक है, तो अभी तक अगर आपसे पूछा जाए संसद का जो संयुक्त अधिवेशन है कितनी बार बुलाया गया? 3 बार बुलाया गया, 1961, 1978, 2002 में। 1961 में क्या होगा? 1961 में दहेज अधिनियम के संदर्भ में संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया। 1978 में अगर हम लोग बात करेंगे तो बैंकिंग अधिनियम के संदर्भ में संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया। और 2002 में अगर हम लोग बात करेंगे तो आतंकवादी गतिविधि कानून के खिलाफ जो है ये संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। तो 3 बार संयुक्त अधिवेशन अभी तक बुलाया गया है। तो बुलाता कौन है? बुलाता तो राष्ट्रपति है, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है? यहाँ पर बुलाना नहीं, यहाँ पर संचालन कह रहा है। तो संचालन कौन करता है भाई? संचालन
करता है? लोकसभा अध्यक्ष। संसद के संयुक्त अधिवेशन का संचालन कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। ऑप्शन संख्या क्या होगा? डी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के लिए कितने मनोनीत सदस्य होते हैं? राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने मनोनीत सदस्य करता है? चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करना भाई। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने मनोनीत सदस्य? अच्छा, अगर बात करें राष्ट्रपति राज्यसभा में जो मनोनीत करता है, जो सदस्यों को मनोनीत करता है, तो इनको कहां से लिया गया है? तो इनको भी आयरलैंड से लिया गया। ठीक है, इनको कहां से लिया गया? तो इनको भी आयरलैंड से लिया गया। राष्ट्रपति राज्यसभा में जो क्या करता है, जो सदस्यों को मनोनीत करता है, उनको कहां से लिया गया है? तो उनको आयरलैंड से लिया गया है। और ठीक है, मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की संख्या कितनी है? 12 है। ठीक है, कितनी है? 12 है। अब जरा आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि अभी हाल ही में किस महिला को मनोनीत किया गया? मैंने आप लोगों को बताया है, बताइएगा अभी हाल ही में राष्ट्रपति ने राज्यसभा में किस महिला को मनोनीत किया? राष्ट्रपति ने राज्यसभा में किस महिला को मनोनीत किया है? चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे भाई। देखो राज्यसभा की अगर हम लोग बात करें, तो राज्यसभा अधिकतम सदस्य कितने होंगे? अधिकतम सदस्य अगर बात करें 250 होंगे। वर्तमान सदस्य संख्या की बात करें, वर्तमान सदस्य संख्या कितने होंगे? 245 होंगे। सबसे ज्यादा सदस्य कहां से आते हैं? तो सबसे ज्यादा सदस्य जो है वो यूपी से आते हैं। कितने सदस्य आते हैं? 31 सदस्य। अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा में सबसे ज्यादा सदस्य कहां से, तो उत्तर प्रदेश से। कितने सदस्य? 31 सदस्य। ठीक है, हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे कुमकुम मिश्रा जी, बिल्कुल बहुत अच्छे। ठीक है, जितने लोग आंसर कर रहे हैं बिल्कुल, सुमन चौरसिया जी बिल्कुल बहुत अच्छे। ठीक है, कविता जी, सुधा मूर्ति बिल्कुल करेक्ट रहेगा। भारतीय राजनीतिक एकता का प्रतीक क्या है? चलिए जल्दी से बताइएगा, भारतीय राजनीतिक एकता का प्रतीक क्या है? भारतीय राजनीतिक एकता का प्रतीक क्या है? बिल्कुल बहुत अच्छे, सभी लोगों का एकदम करेक्ट आंसर आ रहा है। सुधा मूर्ति जितने लोग आंसर कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऋषि सुनक की क्या है? ऋषि सुनक की सास है। और ऋषि सुनक कौन है? तो ये इंग्लैंड के प्रधानमंत्री है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है। ठीक है, चलो बहुत अच्छे, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय राजनीतिक एकता का प्रतीक क्या है? जनता है, सार्वजनिक मताधिकार है, राजनीतिक पार्टियां हैं, या फिर मंत्रीगण है? क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? चलिए जल्दी से बताइएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जनता हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो जनता हो जाएगा। भारतीय राजनीतिक एकता का प्रतीक कौन हो जाएगा? जनता हो जाएगी। ऑप्शन संख्या क्या होगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। अब्राहम लिंकन की परिभाषा सुने हो ना, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन ही क्या है? प्रजातंत्र या लोकतंत्र है। और अगर हम लोग भारत की बात करेंगे तो भारत तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्रात्मक देश है। ठीक है, तो क्या होगा? अंतिम शक्ति जनता को प्राप्त है। राजनीतिक एकता का प्रतीक क्या है? जनता है। चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? आज के इस सेशन में मैंने आप लोगों को बताया है कि नहीं बताया? नहीं बताया है। चलो अच्छा, बताओ भाई क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे भाई, क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे मुख्य न्यायाधीश की बात करेंगे, तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, या फिर उपराष्ट्रपति? देखो जो ये मुख्य न्यायाधीश हैं, इनकी नियुक्ति की बात करें, ठीक है, क्या कर ले? इनकी नियुक्ति की बात कर ले, इनके शपथ की बात कर ले, या फिर इनके त्यागपत्र की बात कर ले। अगर हम लोग बात करें, है ना, अगर हम लोग बात करें मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, शपथ, त्यागपत्र, इन सब की बात करें, तो ये सब कौन काम करता है? ये सब काम करता है राष्ट्रपति। ठीक है, कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। त्यागपत्र कौन लेगा? राष्ट्रपति लेगा। शपथ कौन लेगा? राष्ट्रपति लेगा, है ना, ध्यान रखिएगा। ये सब काम कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और इनका कार्यकाल क्या होता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अगर हम लोग बात करेंगे तो कार्यकाल कितना होता है? 65 वर्ष होता है। हाई कोर्ट के अगर हम न्यायाधीशों की बात करेंगे तो इनका कार्यकाल कितना होता है? 62 वर्ष होता है। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति, है ना, हाई कोर्ट के अगर हम लोग न्यायाधीशों की बात करेंगे तो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति और त्यागपत्र ये क्या होता है? तो ये राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति और त्यागपत्र कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन अगर हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का शपथ आपसे पूछा जाए तो शपथ कौन करते हैं? तो शपथ राज्यपाल दिलाते हैं। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और त्यागपत्र पूछा जाए तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और त्यागपत्र राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन अगर आपसे शपथ पूछा जाए तो शपथ कौन होगा? राज्यपाल हो जाएंगे। क्लियर भैया? चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। जवाहरलाल नेहरू के अधीन भारत की अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? चलिए जल्दी से बताइएगा, जवाहरलाल नेहरू के अधीन भारत में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करना। जवाहरलाल नेहरू के अधीन अगर हम लोग बात करेंगे तो जवाहरलाल नेहरू के अधीन भारत में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ है? चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करना, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई?
ठीक है, तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो जवाहरलाल नेहरू के अधीन अगर हम लोग बात करेंगे तो भारत में अंतरिम सरकार का जो गठन है ये 2 सितंबर 1946 को किया गया। भारत में जो अंतरिम सरकार का गठन होगा ये कब होगा? तो 1946 में। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी एकदम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में गृह, सूचना और प्रसारण मंत्री कौन थे भाई? ठीक है, तो अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं 1946 में बनी जो अंतरिम सरकार है इसमें गृह मंत्री, सूचना मंत्री और प्रसारण मंत्री कौन थे? चलो फटाफट सभी लोग आंसर करो। सेशन बहुत बेहतरीन होने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न करा रहा हूं और डेली कराने वाला हूं, है ना, डेली कराने वाला हूं। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए आपको भी कुछ करना होगा भाई। क्या करना होगा? तो सेशन को एक बार लाइक और शेयर करना होगा, बाकी लोगों तक भी शेयर करना होगा, बाकी लोगों तक भी ये सेशन पहुंचाना होगा। तो कम से कम इतना आपको करना होगा, बाकी काम तो मैं करूंगा ही। क्या होगा? देखो राजेंद्र प्रसाद की अगर हम लोग बात करेंगे, राजेंद्र प्रसाद क्या थे? तो राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। ठीक है, क्या थे? राजेंद्र प्रसाद की अगर हम लोग बात करेंगे तो राजेंद्र प्रसाद जो है ये खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। ठीक है बात। अबुल कलाम अगर हम लोग बात करें ये कुछ भी नहीं थे। टी कृष्णाचारी की बात करें ये कुछ भी नहीं थे। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएंगे वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री भी थे, सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी थे। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या होगा? तो इन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। ठीक है, क्या करते हैं? इन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। इन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। ठीक है, क्या करते हैं? तो इन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है, लौह पुरुष भी कहा जाता है। 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था? 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ था और इसी सत्याग्रह में जो बारदोली की महिलाएं थी उन्होंने इनको क्या किया था? उन्होंने इनको सरदार की उपाधि दी थी। वल्लभ भाई पटेल को अगर आपसे पूछा जाए कि सरदार की उपाधि कब मिली तो 1928 में बारदोली सत्याग्रह के दौरान इनको सरदार की उपाधि मिली थी। ठीक भाई बात। चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारत की अंतरिम सरकार में 1946 में वित्त मंत्रालय कौन था? चलिए जताइएगा। 1946 में अगर हम लोग बात करेंगे तो 1946 में वित्त मंत्री कौन था? 1946 में जो अंतरिम सरकार बनी थी, 1946 में जो अंतरिम सरकार बनी थी उसमें वित्त मंत्री कौन थे? ये आप लोगों को बताना है। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करना भैया। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करना। क्या होगा? ठीक भाई बात। 1946 में जो अंतरिम सरकार बनी थी इसमें वित्त मंत्री कौन थे? देखो अगर हम लोग जोगेंद्र नाथ मंडल की बात करेंगे तो जोगेंद्र नाथ मंडल क्या थे? ये 1946 में विधि मंत्री थे। ठीक है, क्या थे? जोगेंद्र नाथ मंडल की बात करेंगे तो ये विधि मंत्री थे। जगजीवन राम की अगर हम लोग बात करेंगे, जगजीवन राम क्या थे? तो ये श्रम मंत्री थे। ठीक है, ये क्या थे? श्रम मंत्री थे। 1946 में अगर हम लोग बात करें जान मथाई कुछ नहीं थे। वित्त मंत्री कौन थे? ये थे लियाकत अली। ठीक है, कौन थे? तो लियाकत अली थे। ठीक है, 1946 में अगर हम लोग बात करेंगे तो 1946 में जोगेंद्र नाथ मंडल विधि मंत्री थे, जगजीवन राम बात करेंगे श्रम मंत्री थे और लियाकत अली क्या हो जाएगा? तो ये वित्त मंत्री थे। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? बी वाला, तीसरे प्रश्न का ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो लोग पढ़ाई नहीं कर रहे। देखो 1946 के मंत्रिमंडल से बात कर रहे हैं, है ना, संविधान सभा से क्वेश्चन कराने वाले और यहीं पर तुम लोग इतना गलत कर रहे हो। शुरुआत में ही इतना गलत कर रहे हो तो अभी आगे तो बहुत कुछ बचा। अभी तो एकदम स्टार्टिंग है भाई, है ना। संविधान सभा से 1946-47 के मंत्रिमंडल से क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 1947 में स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री किसे बनाया गया? चलिए जल्दी से बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। 1947 में स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री। देखो अगर हम लोग बात करेंगे, ये हमारा क्या था? ये हमारा प्यारा भारत था। ठीक है, पहले क्या था? तो पहले ये हमारा प्यारा भारत था। ठीक है, ये हमारा प्यारा भारत था 1946 में। तो 1946 में अगर हम लोग बात करें तो 1946 में जो B.R. अम्बेडकर हैं, जो हमारे भीमराव अम्बेडकर हैं, बाबा साहब जो भीमराव अम्बेडकर हैं, इनको क्या किया गया था? इनको पूर्वी बंगाल से शामिल किया गया था। ठीक है, क्या किया गया? तो इनको पूर्वी बंगाल से संविधान सभा में क्या किया गया? इनको पूर्वी बंगाल से, है ना, भीमराव अंबेडकर जो है तो इनको पूर्वी बंगाल से संविधान सभा में शामिल किया गया था। लेकिन फिर क्या होता है 1947 में विभाजन होता है। ठीक है, 1947 में क्या होगा? तो 1947 में विभाजन होगा और जब विभाजन हो जाएगा तो ये भारत का मैप इस तरीके से हो जाएगा भाई। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे तो ये भारत का मैप कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इधर वाला हिस्सा क्या हो जाएगा? बांग्लादेश में। ये जहां से चुने गए थे ये कहां पर? बांग्लादेश में चले जाएंगे। ठीक है, बांग्लादेश में चले जाएंगे। तो 1947 में जब विभाजन होगा तो विभाजन के बाद जो भीमराव अम्बेडकर हैं, है ना, भीमराव अम्बेडकर, इनको कहां से? तो इनको महाराष्ट्र की पूना सीट से शामिल किया जाएगा। भीमराव अम्बेडकर को कहां से? तो महाराष्ट्र की
महाराष्ट्र की पूना सीट से भीमराव अंबेडकर की अगर हम लोग बात करेंगे तो भीमराव अंबेडकर को कहां से, तो भीमराव अंबेडकर को महाराष्ट्र की पूना सीट पर उस समय कौन थे, तो उस समय पूना सीट पर M.R. जयकर थे। ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग बात करेंगे तो 1947 में क्या होगा, भीमराव अंबेडकर को महाराष्ट्र की पूना सीट पर कौन थे, M.R. जयकर थे। M.R. जयकर से त्यागपत्र दिलाया जाएगा, M.R. जयकर त्यागपत्र देंगे, फिर पूना सीट खाली होगी, फिर वहां से चुनाव लड़ करके 1947 में भीमराव अंबेडकर क्या होते हैं, संविधान सभा में शामिल होते हैं। और ये स्वतंत्र भारत में पहले क्या थे, कानून मंत्री थे। ठीक है, B.R. अंबेडकर क्या थे, तो ये स्वतंत्र भारत में पहले कानून मंत्री थे। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, बी एकदम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक भाई बात, चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अभी 15 क्वेश्चन, चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री आपसे पूछ रहा है, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे, चलिए जल्दी से बताइएगा, स्वतंत्र भारत के। ठीक है, स्वतंत्र भारत के चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे भाई, चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करना, क्या हो जाएगा, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे, तो ये थे R.K. षणमुखम शेट्टी या फिर कहे शेट्टी। ठीक है, और इन्होंने ही क्या किया था, इन्होंने ही स्वतंत्र भारत में पहला बजट प्रस्तुत किया। ठीक है, क्या किया, तो स्वतंत्र भारत में अगर आपसे पूछा जाए स्वतंत्र भारत में पहला बजट किसने प्रस्तुत किया, तो स्वतंत्र भारत में पहला बजट R.K. षणमुखम शेट्टी या फिर शेट्टी ने प्रस्तुत किया, और ये स्वतंत्र भारत में क्या थे, पहले वित्त मंत्री थे। अगर हम लोग बात करें तो ये क्या थे, तो ये स्वतंत्र भारत में पहले शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, क्या होगा, अबुल कलाम आजाद की बात करेंगे तो ये स्वतंत्र भारत में पहले क्या थे, तो पहले शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, स्वतंत्र भारत में पहले क्या थे, तो पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, अबुल कलाम आजाद। ये क्या थे, तो ये स्वतंत्र भारत में पहले विधि मंत्री थे। भीमराव अंबेडकर की बात करेंगे तो ये विधि या कानून मंत्री थे। स्वतंत्र भारत में पहले विधि मंत्री या फिर कानून मंत्री कौन थे, B.R. अंबेडकर थे। ऑप्शन संख्या क्या होगा, बी यहां पर बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक भाई बात, चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित शख्सियतों में से किसे संविधान के दस्तावेजों का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्ति किया गया। चलिए जल्दी से छठवें प्रश्न का आंसर कर देना भैया, चलिए जल्दी से छठवें प्रश्न का सभी लोग आंसर करना। तो देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कानूनी सलाहकार, संविधान सभा के कानूनी सलाहकार किसको नियुक्त किया था, जल्दी से बताओ भाई, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था। आप लोगों को बताया गया भाई, कई बार बता चुका हूं, संविधान सभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संवैधानिक सलाहकार, कई बार बता चुका हूं। गलत आंसर मत करना भैया। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करना, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करना, चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करना, क्या करेक्ट हो जाएगा भाई। आप लोगों के आंसर देख लेता हूं, छठवें प्रश्न का क्या करोगे आंसर, बिल्कुल बहुत अच्छे। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो संवैधानिक सलाहकार थे B.N. राव थे। ठीक है, कौन थे, तो B.N. राव संवैधानिक सलाहकार थे। ऑप्शन संख्या डी, जितने मेरे भाई बहन आंसर कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है, चलिए यहां पर अगर हम लोग बात करेंगे संविधान का दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार कौन था। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, तो मुख्य प्रारूपकार कौन था, सातवें प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। तो अगर हम लोग यहां पर बात करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे S.N. मुखर्जी हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे S.N. मुखर्जी हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे, S.N. मुखर्जी हो जाएंगे। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, डी एकदम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये बात क्या कह रहे हो भाई। ठीक है, ठीक है भाई बात, चलो आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। संविधान निर्माण के लिए निर्वाचित संविधान सभा की प्रथम बैठक, ठीक है, संविधान सभा की प्रथम बैठक निम्नलिखित में से कब आयोजित हुई। संविधान सभा की पहली बैठक आपसे पूछा जा रहा है। चलिए जल्दी से सारे लोग बता दीजिएगा, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। ठीक है, तो संविधान सभा की पहली बैठक कब होगी भाई। संविधान सभा की पहली बैठक आपको पता है 9 दिसंबर 1946 को। कब होती है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होगी। और पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं। ठीक है, क्या होगा, पहली बैठक में अस्थायी
अध्यक्ष चुने जाते हैं। और अस्थायी अध्यक्ष आपको पता है किसको चुना जाता है, सच्चिदानंद सिन्हा को। किसका चुना जाता है, तो सच्चिदानंद सिन्हा को चुना जाता है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में। और पहली बैठक कब होगी, तो 9 दिसंबर 1946 को होगी। ऑप्शन संख्या क्या होगा, ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। संविधान सभा में महिला प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए जो पहली बैठक हुई है, अगर आपसे पूछा जाए पहली बैठक, तो पहली बैठक में कितनी महिला शामिल हुई। अगर आपसे पूछा जाए पहली बैठक में कितनी महिला शामिल हुई, तो पहली बैठक में संविधान सभा की जो पहली बैठक होगी इसमें 9 महिला शामिल होंगी। अगर आपसे पूछा जाए कितनी महिलाओं ने हस्ताक्षर किया, तो 15 महिलाओं ने हस्ताक्षर किया। सॉरी, अगर आपसे पूछा जाए कितनी महिलाओं ने हस्ताक्षर किया, तो 8 महिलाओं ने हस्ताक्षर किया। कितनी महिलाओं ने, अगर आपसे पूछा जाए संविधान पर कितनी महिलाओं ने हस्ताक्षर किया, तो 8 महिलाओं ने हस्ताक्षर किया। ठीक है, क्या किया है, 8 महिलाओं ने हस्ताक्षर किया। अगर आपसे पूछा जाए कुल कितनी महिलाएं थी, तो कुल महिला संख्या 15 थी। ठीक है, संविधान सभा में कुल कितनी महिला थी, तो कुल महिलाओं की संख्या 15 थी। पहली बैठक में कितनी महिलाएं हिस्सा लेती हैं, पहली बैठक में 9 महिलाएं हिस्सा लेंगी। और कितनी महिलाओं ने हस्ताक्षर किया है, तो हस्ताक्षर किया है और कितनी महिलाओं ने, 8 महिलाओं ने। ठीक है, कितनी महिलाओं ने, 8 महिलाओं ने हस्ताक्षर किया, 9 महिला नहीं। कौन 9 महिला बता रहा भाई, संविधान सभा की पहली बैठक में 9 महिलाएं हिस्सा लेती हैं। कुल महिलाएं कितनी रहेंगी, कुल महिला 15 रहेंगी, लेकिन उसमें से हस्ताक्षर कितना करेंगी, तो हस्ताक्षर करेंगी 8 महिला, क्योंकि कुछ पाकिस्तान चली जाएंगी, कुछ भारत में ही रहेंगी, लेकिन आखिरी वाले अधिवेशन में शामिल नहीं हो पाती हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य कौन नहीं था। संविधान सभा की प्रारूप समिति का अगर आपसे अध्यक्ष पूछा जाए, प्रारूप समिति का अध्यक्ष आपसे पूछा जाए तो कौन हो जाएंगे, तो अध्यक्ष हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ठीक है, कौन है, तो बी.आर. अम्बेडकर जो है ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष है। प्रारूप समिति कहो, मसौदा समिति कहो, ठीक है, प्रारूप समिति कहो, मसौदा समिति कहो, या फिर आप क्या करो, या फिर आप ड्राफ्टिंग कमेटी कहो। ठीक है, क्या कहो, ड्राफ्टिंग कमेटी कहो। ड्राफ्टिंग कमेटी कहो, मसौदा समिति कहो, या फिर प्रारूप समिति कहो। ठीक है, ठीक भाई बात, तो क्या हो जाएगा, तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, ड्राफ्टिंग कमेटी, मसौदा समिति, या फिर कहेंगे कौन सा, या फिर हम लोग कह सकते हैं क्या कहेंगे। ठीक है, प्रारूप समिति, मसौदा समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी। अध्यक्ष कौन है, भीमराव अम्बेडकर। कौन इनमें सदस्य नहीं था, तो बी.एन. राव सदस्य नहीं थे। ठीक है, कौन सदस्य नहीं थे, तो प्रारूप समिति की अगर हम लोग बात करेंगे तो बी.एन. राव जो है ये सदस्य नहीं थे। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। जिसको ग्रुप में जो करना है करने दो भाई, आप लोग अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। मैं तो नहीं ध्यान दे रहा ना, मैं तो यहाँ पर सिर्फ आप लोगों को पढ़ाने पे ध्यान दे रहा हूँ। तो आप लोगों का भी फोकस सिर्फ पढ़ने पर होना चाहिए। ठीक है, कहाँ पर, सिर्फ पढ़ने पर फोकस होना चाहिए, है ना। जिसको जो करना है करने दो, जिसकी जितनी सोच उसकी उतनी बरकत, है ना। जिसकी जितनी सोच रहेगी वो वैसा ही काम करेगा, उसकी उतनी ही बरकत होगी। तो कम से कम आप अपनी सोच अच्छी रखें और पढ़ाई की ओर ध्यान दें। ठीक है बात, है ना। चलो अगर हम लोग बात करेंगे 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य थे, बताइएगा 1946 में अगर हम लोग बात करेंगे, चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर कर देंगे भाई। 1946 में अगर हम लोग बात करेंगे, 1946 में जो मद्रास वाला जो क्षेत्र है, तो यहां से, चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा भाई, चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर कर दिएगा भाई। अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य कौन थे, तो कौन हो जाएंगी, तो ये हो जाएंगी अम्मू स्वामीनाथन हो जाएंगी। ठीक है, कौन हो जाएंगी, तो अम्मू स्वामीनाथन जो है ये 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से, ठीक है भाई बात, मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए अगले प्रश्न की तरफ। संविधान सभा की मसौदा समिति मतलब जिसको अभी हम लोगों ने क्या किया, जिसको अभी हम लोगों ने प्रारूप समिति कहा, जिसको हम लोगों ने क्या कहा, जिसको हम लोगों ने ड्राफ्टिंग कमेटी कहा। ठीक है, क्या कहा, ड्राफ्टिंग कमेटी का। हम लोग क्या भारत में जानती है क्या होता है, हम लोग क्या भारत में, जैसे मान लो हम लोग के भारत में क्या हो रहा है कि सड़क के किनारे गड्ढा खोदा जा रहा है ना, मान लो सड़क किनारे भी जैसे गड्ढा खोदा जा रहा है, तो क्या होगा, तो गड्ढा खोदा जा रहा है, जिसका काम है गड्ढा खोदने का वो तो गड्ढा खोद ही रहा है, लेकिन उसके अलावा क्या होगा, उसके अलावा 15 लोग और इसे देखेंगे जैसे गड्ढा नहीं खोद रहा, जैसे लग रहा है गड्ढा खोद के उसमें हीरा निकालेगा। देख, जब तक पूरा गड्ढा खोद नहीं दिया जाएगा तब तक खड़े होकर उसके गड्ढे को देखते रहेंगे। अगर हम लोग क्या पता लगा नाली साफ होगी तो क्या होगा, तो 10 लोग खड़े होकर के नाली देखेंगे, अच्छा नाली साफ कर रहा है, इसे साफ कर रहा है, जिसे लग रहा है 90 उनको पीएचडी डिग्री देगा, आओ जिस सिखाते हैं कैसे तुम्हें नाली साफ की जाती है, अभी तुम्हें पीएचडी डिग्री मिलेगा। 10 लोग ऐसे खड़े होकर के एकदम, है ना, एकदम देखेंगे और उसमें सलाह भी देंगे, भैया इधर से करो, इधर से करो, है ना। तो वही हाल अपने यहाँ ग्रुप में है। ठीक है, कि पता लगा 2-4 लोग खुरापात करेंगे और बाकी लोग जो है उसके बारे में बताने में लगे रहेंगे। चलिए बताइएगा, संविधान सभा की मसौदा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो सदस्यों की संख्या है 7। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी।
ठीक है, क्या हो जाएगा? तो सदस्यों की संख्या कितनी है? सदस्यों की संख्या 7 हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। ठीक है, संविधान सभा ने किस वर्ष में भारत के लिए एक मसौदा संविधान तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में मसौदा समिति का गठन कब हुआ? चलो जल्दी से बताना भाई, मसौदा समिति का गठन कब हुआ, ये आपको बताना है। मसौदा समिति का गठन कब हुआ, ये आप लोगों को बताना है। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, है ना। मसौदा समिति का गठन, ठीक है, मसौदा समिति का गठन कब हुआ? तो याद रखिएगा 1947 में। 1947 में अगर आपसे तारीख पूछ ले कब, तो 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, कब? तो 29 अगस्त 1947 को क्या हो जाएगा? मसौदा समिति का गठन किया जाएगा। आप लोग को पहले ही बता चुका हूं, ठीक है, पहले ही बता चुका हूं। मसौदा समिति का हो, प्रारूप समिति का हो या ड्राफ्टिंग कमेटी का हो, इसका अध्यक्ष कौन होगा? भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे। ठीक भाई बात। ऑप्शन संख्या क्या होगा? सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। डी नहीं होगा भैया, डी नहीं होगा, याद रखिएगा। जो प्रारूप समिति मसौदा समिति है, इसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। संविधान सभा के उस सदस्य का नाम बताइए जिसने कहा था हमारे संविधान की प्रस्तावना में उन बातों को अभिव्यक्त किया गया है जिनके बारे में हमने सोचा था या इतने लंबे समय में जिनका सपना देखा था। 14वें प्रश्न का जल्दी से सारे लोग आंसर कर दीजिएगा। किसने कहा है ये बात? किसने कहा है? क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? चलिए जल्दी से सारे लोग। क्लास कितनी देर चलेगी? अरे क्लास तो बहुत देर चलने वाली है, महा मैराथन क्लास है ना। अभी तो मैं अकेले ही पढ़ाऊं, इसके बाद अभी पंकज सर, आर्यन सर, बहुत सारे सर पढ़ाएंगे, है ना। तो भाई क्लास तो बड़ी लंबी चलने वाली है। अभी आप थक गए, है ना। क्या हो जाएगा? तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या होगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ेंगे। संविधान सभा का 5वां सत्र कब आयोजित किया गया? चलो जल्दी से बताओ भाई, संविधान सभा का 5वां सत्र आपसे पूछा जा रहा है। 5वां सत्र कब आयोजित किया गया? चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। तो 5वां सत्र कब आयोजित किया गया? संविधान सभा की अगर हम लोग बात करें, कुल सत्र कितने होते हैं संविधान सभा की? अगर हम लोग बात करेंगे कुल कितने अधिवेशन होंगे, तो 12 सत्र होते हैं, या फिर कहें 12 अधिवेशन होते हैं। संविधान सभा के कुल कितने? तो 12 सत्र या 12 अधिवेशन होंगे। कितने वाचन होंगे? तो 3 वाचन होते हैं। ठीक है, 3 वाचन, 12 अधिवेशन होगा। और जो 5वां अधिवेशन होगा ये कब होगा? ये 14 से 30 अगस्त 1947 को होगा। ठीक है, क्या होगा? तो 14 से 30 अगस्त 1947 के बीच में होगा। और ये वाला सत्र क्यों महत्वपूर्ण होगा? क्योंकि इसी दौरान भारत क्या होगा? स्वतंत्र होगा। ठीक है, क्या होगा? क्योंकि इसी सत्र के दौरान भारत क्या होता है? आजाद होता है। 15 अगस्त 1947 को आजाद होगा। तो जो ये ध्यान रखिएगा, जो 5वां सत्र है, 5वां सत्र कब? तो 14 से 30 अगस्त 1947 है। ध्यान रखिएगा, ये 5वां सत्र है और इसी सत्र के दौरान भारत आजाद होता है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारत की संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव की अगर हम लोग बात करें तो उद्देश्य जो प्रस्ताव है ये कब प्रस्तुत किया जाता है? तो ये प्रस्तुत किया जाएगा 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, कब? 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया जाएगा। और 13 दिसंबर 1946 को क्या होगा? प्रस्तुत किया जाएगा। और 22 जनवरी की बात करेंगे तो 22 जनवरी 1947 को ये उद्देश्य प्रस्ताव क्या होता है? ये उद्देश्य प्रस्ताव पास हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पास हो जाता है। पास कौन करेगा? इसको प्रस्तुत कौन करते हैं? तो ये करेंगे जवाहरलाल नेहरू करेंगे। ठीक है, कौन करेंगे? तो उद्देश्य प्रस्ताव को कौन प्रस्तुत करते हैं? जवाहरलाल नेहरू करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे भाई। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए जल्दी से अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से उद्देश्य संकल्प को कब अंगीकृत किया गया? ठीक है, चलो अभी देखो, अभी इस प्रश्न का आंसर करें। संविधान सभा के द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव है, उद्देश्य प्रस्ताव कब पास हुआ? चलो जल्दी से बताना भाई, उद्देश्य प्रस्ताव कब पास हुआ? अभी मैंने इस प्रश्न का आप लोगों को आंसर किया भाई। ठीक है, अभी मैंने इस प्रश्न का आप लोगों को आंसर किया है। ठीक है, अभी इस प्रश्न का आप लोगों को आंसर किया है। चलिए जल्दी से बताइएगा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैंने बताया 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया जाता है और 22 जनवरी 1947 को क्या हो जाएगा? पास होगा। ठीक है, कब? 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पास हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या होगा? बी एकदम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पर अभी तुरंत बता रहा हूं क्या हो रहा है। 22 जनवरी 1947 को ये उद्देश्य प्रस्ताव क्या हो रहा है? पास हो रहा है। और तुरंत का तुरंत क्वेश्चन करा रहा हूं, फिर भी कुछ लोग गलत आंसर कर रहे हैं। ठीक है, 17वें प्रश्न का ऑप्शन संख्या सी कर रहे हैं, है ना भाई। थोड़ा सा ध्यान से, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तुरंत का तुरंत करा रहा हूं तब भी गलत कर रहे हो। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अपनाया था? ठीक है, कब स्वीकार किया है? चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। 18वें प्रश्न का आंसर करेंगे भाई। चलिए जल्दी से सारे लोग बताएंगे। तो संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब स्वीकार किया भाई? कब स्वीकार किया है?
संविधान सभा ने क्या किया है? संविधान सभा की अगर हम लोग बात करेंगे तो संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब स्वीकार किया है? तो ये किया है 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को संविधान को क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं। भाई स्वीकार करेंगे तभी तो अंगीकार करेंगे, अंगीकृत होगा संविधान, अधिनियमित होगा संविधान, है ना। 26 नवंबर 1949 को संविधान जो है ये क्या होगा? अंगीकृत होगा, अधिनियमित होगा और आत्म समर्पित होगा। ध्यान रखिएगा, ये सब काम कब हो रहा है? ये सब काम होगा 26 नवंबर को। ठीक है, 26 नवंबर को। और क्योंकि 26 नवंबर को हुआ था, इसीलिए 2015 से हम लोग क्या कर रहे हैं? इसीलिए 2015 से 26 नवंबर को हम लोग क्या करते हैं? 2015 से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। कौन से दिवस के रूप में? तो संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। कब? 26 नवंबर को। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या होगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारत के संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? ठीक है, भारत के संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर कर देंगे। भारत के संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? तो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आप सबको पता है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो भारत के संविधान के निर्माण में कितना समय लगेगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगेगा। ठीक भाई बात। यूपी बीएड का पेपर बताया तो गया है भाई। ठीक है, क्या होगा? तो 7 मई तक जो हमारे यूपी बीएड वाले भैया लोग हैं, है ना, 7 मई तक अगर हम लोग बात करेंगे तो 7 मई तक क्या हो रहा है? 7 मई तक आवेदन चलेगा। ठीक है, क्या होगा? 7 मई तक आवेदन चलेगा। 4 से लेकर के 10 जून के बीच में क्या होगा? 4 से 10 जून के बीच में आपका पेपर होगा, आपका एग्जाम होगा। और अगर हम लोग बात करेंगे जो जुलाई का जो फर्स्ट वीक होगा, है ना, जुलाई का जो पहला सप्ताह होगा, उसमें आपका क्या होगा? उसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, क्या होगा? तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका काम। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा जुलाई के फर्स्ट वीक में। ठीक भाई बात, ये याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है ना, आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है। मैं यहीं तक रहूंगा, इसके बाद ठीक है क्या हो जाएगा? इसके बाद आर्यन सर या फिर अंकज सर जो है क्लास लेंगे। तो आप लोग कहीं जाइएगा मत, जुड़े रहिएगा। ठीक, अभी नहीं, अभी आखिरी है। हाँ ठीक है, तो चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर कर देंगे। संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर कब किया है? ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए भारत के संविधान पर, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए भारत के संविधान पर कुल कितने लोगों ने हस्ताक्षर किया, अगर आपसे पूछा जाए भारत के संविधान पर, अगर आपसे पूछा जाए भारत के संविधान पर कुल कितने लोगों ने हस्ताक्षर किया है, तो कुल कितने लोगों ने? तो कुल 284 लोगों ने हस्ताक्षर किया। कितने लोगों ने? अगर आपसे पूछा जाए भारत के संविधान पर कुल कितने लोगों ने हस्ताक्षर किया, तो कुल 284 लोगों ने हस्ताक्षर किया। और कब हस्ताक्षर किया है? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, कब किया है? तो 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, क्या होगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो 24 जनवरी 1950 को कुल कितने लोगों ने? तो भारत के संविधान पर कुल 284 लोगों ने हस्ताक्षर किया है। ठीक है, तो ये आज के सेशन में 40 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इसके तुरंत बाद जो है, ठीक है, इसी क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। कौन? आर्यन सर कंटिन्यू करेंगे, आर्यन सर की क्लास चलेगी। तो जितने भी मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हो, सभी लोग इस सेशन को एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। सेशन को एक बार आप सभी लोग लाइक और शेयर कर दिए, ताकि बाकी जो साथियों तक जो इस सेशन नहीं पहुंच पाया है, तो उन लोगों तक ये सेशन पहुंच जाए। ठीक है भाई बात। तो मैं बस यहीं तक के लिए, इसके बाद आर्यन सर जुड़ेंगे इस क्लास के लिए। और मैं मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को मेरे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। पे जुड़ जाइए, इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए, वहां पर आपको नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डीए गुरुजी पर। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को, आज के इस सेशन को। अगर आप लोगों ने अभी तक जो है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट जो PDF है अपडेट से मिलते रहते हैं। इंस्टाग्राम पर मैं आपको शॉर्ट वीडियोज़ के माध्यम से बहुत सारी जो अपडेट्स देता रहता हूँ, तो इंस्टाग्राम पे या FB पे आप लोग फॉलो कर सकते हैं, जो भी आप चलाते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं तो ये जो नंबर दिया गया है, इस नंबर पर सिंपली एक मैसेज करके व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप पे भी आपको जो है
क्लास का टाइम टेबल हो गया, अपडेट हो गया, जो है देखने को मिलता रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, आज की इस क्लास को। इसके अलावा साथियों, अगर आप लोग बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए तैयारी कर रहे हो, सरकारी सीट चाहते हो, तो भैया बिल्कुल जो नया बैच है स्टार्ट हो गया है, अर्जुन बैच। ठीक है, अर्जुन बैच आपका एकदम नया बैच है, बिल्कुल कह सकते हैं नया बैच है, स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पर इसकी फीस की अगर हम बात करते हैं, अगर आप अभी बात करते हैं, तो इसका फीस अभी आपका 749 जो रहने वाला है। इस बैच में क्या क्या चीज़ें आपको मिलने वाली है, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास तो मिलेगा, प्लस अपडेटेड जो है यहाँ पर टेस्ट सीरीज, नए नए जो टेस्ट सीरीज ऐड किए गए, जहाँ पर आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के भी टेस्ट सीरीज ऐड कर दिए गए हैं, आपके इंग्लिश के भी टेस्ट सीरीज ऐड किए गए हैं, जीके के, रीजनिंग के, हिंदी के सारे जो टेस्ट सीरीज आपको वहाँ पर जो है देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा साइंस के भी जो आपको वहाँ पर टेस्ट सीरीज जो है देखने को मिलने वाला है। और प्लस आपको यहाँ पर थ्योरी वाली क्लासेस देखने को मिलती रहती है, पूरा कंप्लीट थ्योरी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो कैसे जुड़ेंगे, आपको सिंपली जो है डियर गुरुजी ऑफिशियल करके ऐप है, ठीक है, डियर गुरुजी ऑफिशियल करके ऐप है, इस ऐप को डाउनलोड करके इसको ओपन करना है और रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद आपके सामने ये पेज खुल के आएगा, जहाँ पे आपको पेड कोर्सेज का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली पेड कोर्स पे क्लिक करो, आपको वहाँ पर ढूंढ लेना है अर्जुन बैच, जो नया वाला बैच है। उस बैच को जो है सिंपली क्या करना है, नीचे एक ऑप्शन आएगा ज्वाइन करने का। जैसे ही आप लोग ज्वाइन पे क्लिक करते हैं, उसके बाद आपको एक मिल जाएगा इस तरीके से प्रॉम्प्ट मिलेगा, जहाँ पर आपका नंबर लिखा होगा और इसको सबमिट करने का ऑप्शन कहेगा। तो आप सिंपली सबमिट जैसे ही करेंगे, आपके व्हाट्सएप पर पेमेंट गेटवे लाइव करके एक मैसेज चला जाएगा, वहाँ पर एक पेमेंट लिंक दिया रहेगा। उस पेमेंट लिंक पर क्लिक करके आप लोग जो है पेमेंट कर सकते हैं, या आप डायरेक्टली इस पेमेंट लिंक को किसी अपने साथी के पास सेंड करो। अगर आप गूगल पे, फ़ोन पे नहीं चलाते हो, तो जिससे आप पेमेंट करना चाहते हो वो उसको ये लिंक शेयर कर दो। इस लिंक की मदद से जो है वो पेमेंट कर सकता है और आपको यहाँ पर बैच जो है देखने को मिल जाएगा और आप पूरी क्लासेस का जो है आनंद उठा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को, अपने सेशन को। हम लोग बढ़ते हैं सेशन की तरफ। चलिए भाई, आवाज़ आ रही है आप सभी को? तो अभी अभी तक आपको जो है वैभव सर क्लास आपकी जो है दे रहे थे, अभी आगे बढ़ेंगे हम लोग। और क्या दिक्कत है भाई, वैभव सर क्लास है तो उन्होंने बोला कि अभी जो है क्लास आगे चलेगी। हाँ, उसके बाद भी 100 लोगों ने क्लास को स्किप मार दिया। तो मैराथन का हो तो इस हिसाब से मैराथन आप लोग की चला ही ना जाए, ठीक है, फिर चिल्लाते रहते सब मैराथन क्लास चलाइए। तो अगर आप लोग के लिए जो इतनी स्पेशल चीज़ें करवाई जा रही हैं, क्यों करवाई जा रही हैं? हाँ? आप लोग के लिए इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें करवाई जा रही हैं, तुरंत आप लोग स्किप मारते हो, फिर आप लोग को क्या ही उम्मीद किया जाए। बोला था ना वैभव सर ने कि अभी क्लास आपको कहीं जानी है, क्लास आपकी आगे चलेगी, तो गायब होने की क्या यहाँ पर जो है ज़रूरत थी? यहाँ 1 घंटा 11 मिनट से क्लास चल रही है। चलिए फिर से शेयर ही करना पड़ेगा, उसके बाद जो है यहाँ कुछ बात जो है बनने वाली है। हेलो एवरीवन, चलिए कोई समस्या नहीं है, इस क्वेश्चन जवाब दीजिए भैया। यदि अर्ण को GCTP लिखा जाता है तो उस भाषा में, कूट भाषा में, नियर को कैसे लिखेंगे? देखिएगा, सब लोग बताते हुए चलिएगा भैया। हिंदी भी होगा, रीजनिंग भी होगा, परेशान मत हो, लेकिन संख्या जो है बढ़ाओ, घटाना नहीं बेटा, ठीक है। 1 घंटा बाद क्लास चलाइए सर, नहीं चलेगा, अभी चलेगा, लगातार चलेगा, ठीक है, आप लोग के हिसाब से नहीं चलेगा यहाँ पर क्लास, ठीक है। सबका अपना अपना जो है रोना गाना शुरू हो जाता है, सर 1 घंटा बाद चलेगा, 2 घंटा बाद चलेगा, ये करवाइए वो करवाइए। चलिए इसका जवाब जो देने का प्रयास जो करते हुए चलेंगे भाई, ठीक है। देख लो भाई, सादिया परवीन जी यहाँ पर देखे पेपर देकर के आई और इन्होंने मुझसे रीजनिंग पढ़ा था, इनका कमेंट आप देख लो। डीएलएड का पेपर देके आए थे, ठीक है, बीएड हो डीएलएड हो, सबकी तैयारी यहाँ पर चल रही भाई। पेपर कैसा हुआ? सब लोग जो डीएलएड पेपर देके आ रहे हैं, बार बार मेरे पास मैसेज आ रहा है, सर पेपर जो है बहुत अच्छा हो रहा है और आगे भी अच्छा होता रहेगा, अगर ऐसे ही आप लोग जो है तैयारी करते रहेंगे तो भाई, ठीक है। बिल्कुल परेशान नहीं होना है आप सभी को, तैयारी करते रहना है। देखिए क्या कह रहा है भाई, अर्ण को GCTP लिखा था तो नियर को क्या लिखेंगे भैया? अर्ण, अर्ण का कोड लिखो। अर्ण का मतलब 5, 1, आर मतलब होता है 18, एन मतलब होता है आपका 14। तो यहाँ पर देखिए 5 है, 1 है, 18 और आपका यहाँ पर देखिए 14 दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए फिर GCTP का भी कोड लिख लो ना भाई। जी का कोड होता है 7 आपका, ठीक है, सी का होता है 3 आपका, टी का होता है आपका 20 और पी का आपका कितना होता है? 16 होता है। तो यहाँ पर आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि 2 का अंतर है, 5 2 7, 1 2 3, 18 2 20, 14 16, 2 का अंतर चल रहा है। तो वही सेम चीज़ हम लोग नियर वाले में करेंगे। एन का कोड होता है 14, ई का होता है 5, ए का होता है 1, आर का होता है 18। तो यहाँ पर क्या भैया, 14 2 16, 5 2 7, 1 2 3, 18 2 20, इसका कोड लिख लीजिए भैया। 16 का कोड क्या होता है भाई? आपका पी होता है।
7 का कोड आपका जी होता है, 3 का कोड आपका सी होता है और 20 का कोड आपका टी होता है। तो PGCT आपका यहाँ पर उत्तर आ जाएगा। PGCT, जितने लोगों ने यहाँ पर PGCT जवाब दिया है वो लोग आपके यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएंगे। समझ में आ गया भाई? PGCT जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है वो लोग आपके यहाँ पर जो है 101% जो है आपके करेक्ट हो जाएंगे। आवाज़ आ रही भाई? आवाज़ क्लियर आ रही? मैं खुद चेक कर रखा हूँ, परेशान मत होइए। तो PGCT आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है भाई? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे और सब लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास जो करते हुए चलेंगे भैया। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, 5 गुने 4 15 आ गया है, 7 8 56 तक यहाँ पर 49 आया, 6 5 30 तो यहाँ पर 24 आया है। तो यहाँ पर बताइए 8 गुणे 4 करने पर 32 आता है, लेकिन एक्चुअल में क्या आएगा बताओ भाई। देखो भैया 5 गुणे 4 करो, इसमें कितना होता है 20 होता है, लेकिन ये नंबर माइनस कर दिया गया, 5 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 7 गुणे 8 करो, कितना होता है 56 होता है, लेकिन इस नंबर को माइनस कर दो, -7 कर दो तो आपका कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा। समझ में आ रहा भाई? लॉजिक समझ में आ रहा ना? उसके बाद देखो आपका 6 गुणे 5 है भाई, 6 गुणे 5 कितना होता है 30 होता है, -6 कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। आ रहा ना? इसी प्रकार 8 गुणे 4 करो भाई, 8 गुणे 4 करो तो कितना होता है 32 होता है, -8 कर देंगे तो कितना आ जाएगा भैया, 32 में से 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। उत्तर देखिए आपके सामने है डी वाला उत्तर। ठीक है, तो डी जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है डी वो लोग आपके यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। समझ में आ गया भाई? यस और नो? चलिए समझ में आ जाए, कोई समस्या कोई दिक्कत जो है आप सभी को यहाँ पर होनी नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर, संख्या 500 पहुंचाओ। मैंने क्या बोला, कल ही बोला था कि मैराथन क्लास चलेगी, संख्या 500 नहीं रहेगी तो फिर मैराथन क्लास की आप लोग मुझसे उम्मीद मत करिएगा। शेयर करो, संख्या 500 प्लस करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है भाई, 5 है 8 है 11 है 14, फिर यहाँ पर कह रहा है कौन सा पद जो है 320 है। 320 मतलब कौन सा नंबर का पद जो है 320 है। यहाँ पर देखो 5 है, पहला पद क्या है ए, पहला पद आपका 5 है, सबके बीच में गैप कितने का है 3 का गैप है भैया। ठीक है, यानी कि इनके बीच में जो गैप है डी कितने का है आपका 3 का, जो बीच में जो डिफरेंस आ रहा है डी आ रहा है वो 3 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्लास 9th या 10th में आप सभी ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, आई नो कि आधे से ज़्यादा लोग उस फॉर्मूले को जो भूल चुके होंगे, तो यहाँ पर उसी फॉर्मूले का यहाँ पर अप्लाई करके जो है इसका उत्तर जो है लेकर के आना है। ठीक है, ए दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर पहला पद 5 है, दूसरा पद आपका यहाँ पर देखिए आपका दिए सीधे क्या दे दिया गया आपका यहाँ पर डी बराबर 3 दे दिया गया, तो इसमें कौन सा पद पूछा गया है, कौन सा पद जो है 320 होगा। अब एक चीज समझो भैया, a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू जो है कौन सा पद है 320 है, तो 320 यहाँ पे इस तरीके से लिख दीजिएगा। बस n क्या है, जो सा पद आपसे पूछा गया बस आपका वो n है। ठीक है, a की वैल्यू कितनी भैया 5 है, 5 प्लस n-1 कर दो भैया। ठीक है, n-1 इसको ऐसे रहने दो, और d कितना चल रहा है 3 चल रहा है, 3 कर दो भाई, बराबर कितना भाई आपका 320 दिया गया है। 5 उधर जाएगा घट जाएगा तो n-1 ब्रैकेट में 3 है, 5 घटेगा तो 315 आ जाएगा। n-1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 से अगर वहाँ भाग देंगे 5 3 8 1 9, 3 एक नम 3 3 5 15, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक उधर जाएगा प्लस हो जाएगा तो 106 आ जाएगा, 106वां पद होता है। ठीक है, इस फॉर्मूले से आपको लगाना है और आपको उत्तर जो दिया गया सी वाला उत्तर आपका यहाँ पर आ जाएगा 106वां पद। ठीक है, कौन सा पद आएगा भैया 106, n की वैल्यू आ गई ना 106, तो 106वां पद जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है वो लोग आपके यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए भाई, क्लियर रहना चाहिए, कोई समस्या कोई दिक्कत आप सभी को यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे और सभी लोग यहाँ पर समझते हुए चलिएगा भैया। इतना इजी क्वेश्चन है जितना मैंने सोचा नहीं था। चलिए कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसे हलवा क्वेश्चंस मिल जाते हैं। और अगर पेपर भैया सादिया परवीन जी जो भी लोग जो है पेपर दे करके आ रहे हैं, अगर पेपर मिल रहा हो तो कृपया करके मुझे व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिए, मैं उसको सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है बच्चा? चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है भैया, यदि प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, भाग को गुणा तथा गुणा को प्लस के रूप में लिखा जाए तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। ध्यान से देखो भैया, 100 दिया गया है। ठीक है, प्लस दिया गया, प्लस को माइनस, माइनस कर देंगे 60, माइनस को भाग किया गया तो भागे कर देंगे 6, और भाग को गुणा किया गया तो गुणे कर देंगे 2, और गुणा को जो है प्लस लिखा गया है तो प्लस कर देंगे 8। हल करिए भैया, 100 माइनस 60 भागे 6, पहले गुणा भाग करते 6, 60 को 6 से भाग देंगे 10 आ जाएगा, और गुणे 2 है तो 10 दूनी कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और प्लस कितना आपका 8 है। 100 में से 20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 80, और प्लस कितना भाई आपका 8 है, 80 प्लस 8 अगर जोड़ेंगे तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा 88 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई आपका उत्तर, कितना आ जाएगा भाई आपका 88 आ जाएगा। तो जितने लोग यहाँ पर 88 जवाब दे रहे हैं, 88 88 जितने लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं वो लोग आपके यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? समझ में आ गया भाई? यस और नो?
एक बार जितने लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं सभी लोग बताते हुए चलिएगा सबको जो है समझ में आ रहा है कि नहीं भाई। चल समझ में आ जाए, कोई समस्या कोई दिक्कत जो है आप सभी को यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? चलिए भाई अच्छी बात है। दिक्कत कहाँ ही होगी भाई, इतनी मेहनत से आप लोग को पढ़ाया जा रहा है तो दिक्कत नहीं होगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे और सभी लोग यहाँ पर बताते हुए चलिएगा। यह एक नाभिकीय ईंधन निम्नलिखित प्रकार के समय से विघटित होता है। 9:05 पर 32 ग्राम, 9:35 पर 16 ग्राम, 10 बजे आपका जो है 8 ग्राम। ध्यान समझो भैया, 9:05 इनके बीच में गैप कितने का भैया, आप देखोगे भैया 5 से 35 जा रहे हैं तो आपका 30 मिनट का गैप है, 30 मिनट गैप है। तो यहाँ पर 16 से 32 आधा हो गया है, ठीक है। अब 9:35 से अगर 10 बजे तक जा रहे हैं प्रातः तो कितने गैप है भैया आपका यहाँ पर, सिंपल सी बात है, यहाँ पर 35 से 60 तक तो जा रहे हैं ना भैया, तो आपके यहाँ पर 30 मिनट तो गैप है नहीं, यहाँ पर 25 मिनट, 5 मिनट कम हो गया और यहाँ फिर से आधा हो गया भैया। फिर आपका यहाँ पर 25 जा रहा है भैया, 10 से 10:25 तक जा रहा है भाई, ठीक है। तो आपका यहाँ पर देखिए 4 हो गया है। तो पूछा गया है कि 11:40 पर जो है वो कितना बचेगा। अब भैया 10:25 से आगे जाएगा, फिर से 11 बजे तक मान लो जाए, ठीक है, 11 कुछ तक जाए, जितनी बार मतलब घड़ बिगड़े होता है तो उसका आधा हो, 4 का आधा 2, लेकिन 11:40 तक जाना है तो उसका भी आधा हो जाएगा। 4 का आधा 2 का आधा कितना हो जाएगा भैया, 2 का आधा 1 ग्राम आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। आधा आधा विकसित होता जा रहा है लेकिन 2 बार विकसित होगा। तो इतने लोगों ने यहाँ पर जो है चश्मा लगाना पड़ेगा सर, जूम कीजिए। सईद जी जो कमेंट किए हो ना भाई, ये मेरा मोबाइल है, ठीक है, और इस मोबाइल में ना ये क्वेश्चन मेरा चल रहा है, कहाँ गया ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन मैं चला देता हूँ, ये क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है। और ये मैंने इस मोड में कर रखा है, इस मोड में रखा है और एक एक चीज़ पढ़ के बता रहा हूँ, ठीक है। मैं क्वेश्चन भी चेंज कर देता हूँ ना, ये क्वेश्चन तो पढ़ लिया, ये क्वेश्चन मैंने चेंज कर दिया ना, मैं पीछे नहीं देख रहा हूँ, पढ़ के बताता हूँ क्वेश्चन आपका यहाँ पर जो है क्या कह रहा है, पूरा पढ़ के बताता हूँ। यहाँ पर देखिए नीचे दी गई पूर्ण सूचना को यहाँ पर जो है देना है और एक एक मतलब 240 पे चल रहा है। क्वालिटी नहीं बढ़ाओगे और यहाँ पर बैठ करके फालतू कमेंट करोगे, हाँ क्वालिटी नहीं बढ़ाओगे, बैठ करके यहाँ फालतू कमेंट करोगे, फिर सर जी कहोगे सर जी क्वालिटी बढ़ा दीजिए, चश्मा लगाना, टॉन्ट मारते हो, चश्मा लगाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। शिवशंकर जी वीडियो क्वालिटी बढ़ानी नहीं आती है आप लोगों को, आप लोग पता नहीं कौन सी दुनिया में हो, थोड़ा सा दिमाग नहीं यूज कर पाते हो कि अगर मैं बड़ा करूंगा तो क्वेश्चन बाहर चला जाएगा और बड़ा कर दूंगा तो क्वेश्चन समझाऊंगा कहाँ पे। किसको किसको नहीं दिख रहा भाई, एक एक वर्ड यहाँ पर विजिबल है। नीचे दी गई सूचना दीजिए। m + n का अर्थ है यम एन का पिता है, m - n का अर्थ है यम एन की पुत्री है, यम * n का अर्थ है यम एन का पुत्र है, m + n का अर्थ है यम एन की पत्नी है। अभिव्यक्ति d - f + g में d का g के साथ क्या संबंध है? ऑप्शन है पत्नी, बहन, पुत्र, पुत्री। क्या जूम करना पड़ रहा है भाई, हाँ क्या जूम करना है इसमें, बेवकूफों की तरह आप लोग कमेंट करते हो जूम कर दीजिए। वीडियो की क्वालिटी बढ़ाना है बेटा, और नहीं दिखता है ना तो ऐसे मोबाइल है, ऐसे इसको ऐसे बड़ा कर लीजिए, बड़ा हो जाएगा अपने आप। यार आप लोग को सेंस नॉलेज, दिक्कत क्या है ना आप लोग को, आप लोग कभी डिजिटल बोर्ड पे आके कभी देखे हो नहीं डिजिटल बोर्ड होता कैसे है। इसमें भाई जूम करने का मतलब क्या होता है आप लोग समझ ही नहीं आता। जूम करेंगे तो क्वेश्चन चला गया बाहर, क्या ही समझाऊंगा। मान लो क्वेश्चन में अंदर लेकर के आ भी गया, क्वेश्चन अंदर लेके आ जाएगा तो समझाऊंगा कहां पे मैं। थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगा पाते हो आप लोग। गुस्सा मत होइए, जूम कर दीजिए। कहां से जूम करके आपके घर पे लेके आ जाऊं क्या? कहता हूं क्वालिटी बढ़ा लो, क्वालिटी बढ़ा लो, क्वालिटी नहीं बढ़ाना, जूम कर दीजिए, बेवकूफी की तरह जूम कर दीजिए। जूम कर दीजिए, जूम करने पे आगे पीछे हो जाएगा तब नहीं कहोगे सर जी। एक साल से पढ़ा रहा हूं, अभी किसी की दिक्कत नहीं होती बेटा, फिर आ जाते हैं कुछ फालतू लोग यहाँ पर। देखिए यम + n का अर्थ क्या भैया, यम n का पिता है, यम - n का अर्थ है यम n की पुत्री है। समझिए भाई d - f + j, इसमें d का g से क्या संबंध, ध्यान समझो भैया। d - f, माइनस कहां पे लगा, यहाँ पे लगा है, mn का पुत्र है। अब यहाँ पर d और f दिया गया है तो df का पुत्र हो जाएगा। f का पुत्र कौन है भाई, आपका d हो जाएगा। f का पुत्र कौन हो जाएगा भाई, आपका यहाँ पर d हो जाएगा। आगे ध्यान से देखते हुए चलो भाई। उसके बाद आपका यहाँ पर +g लगा है। +g का मतलब क्या भैया, +g, प्लस मतलब यहाँ पर है यम n की पत्नी है तो +g यानी कि f g की पत्नी हो जाएगी। f जो है g की पत्नी हो जाएगी, ये पति हो जाएगा तो g का ये पुत्र हो जाएगा। तो d का g से क्या संबंध, d तो पुत्र हो जाएगा ना, नीचे आ रहा है ना, तो d पुत्र हो जाएगा। d का g से क्या संबंध है, पुत्र का संबंध है। पुत्र आपका यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा भैया, ठीक है। चलिए भाई
समझ में आ गया भाई। तो जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया कौन सा, ऑप्शन नंबर डी बी वाला उत्तर आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा और सब लोग बताते हुए चलिएगा। एक कोड भाषा में वर्णमाला के लिए निम्नलिखित कोड का प्रयोग किया गया है, ठीक है, ABCD। तो यहाँ पर कह रहा है कि इससे कौन सा शब्द बनेगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। त्रिभुज कहाँ पे भैया, त्रिभुज, ये त्रिभुज पहला है, त्रिभुज यहाँ पर है, तो त्रिभुज से आपका P बनेगा, तो स्टार्टिंग P से होगी। दो ऑप्शन आपके कट गए भाई। उसके बाद हमें यहाँ प्लस चाहिए, प्लस कहाँ पे, ये देखो A है, PA हो जाएगा, ठीक है, चलो भाई। उसके बाद हमको ये चाहिए ये वाला चतुर्भुज, ये यहाँ पर है T हो जाएगा, PAT हो जाएगा, चलो भाई। उसके बाद हमको ये नीचे वाला चाहिए, ये आपका देखिए C है, C कर देंगे, और लास्ट में ये है तो आपका इसके स्थान पे H है, H हो जाएगा। देखो इजी क्वेश्चन था। पैच आपका यहाँ पर कट जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला पैच। पैच जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है वो लोग आपके यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट जाएंगे भैया। समझ में आ गया भाई। तो जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया पैच, वो लोग आपके यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर हो, भाग था भाई, प्लस नहीं था, पूजा साहू जी। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, बताते हुए चलिएगा भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, गोकुल 16 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला। यानी गोकुल यहाँ पे पश्चिम दिशा इधर होती है, जिसको नहीं पता यहाँ पर मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है। ये आपकी होती है पूर्व यानी कि ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, और ये आपका साउथ। तो गोकुल जो है 16 किलोमीटर पश्चिम चला, यानी कि 16 किलोमीटर आपका ये पश्चिम की ओर चल गया, ठीक है। फिर वो बाएं घूमा और 10 चलता है। बाएं घूमा कितना चला भैया, बाएं घूमा और आपका चल गया भैया 10 चला गया। फिर वो बाएं घूमा और 16 चलता है, बाएं घूम करके वो 16 फिर से चल गया है। अब गोकुल अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, ये दूरी यहाँ 10 है, तो बेटा यहाँ भी 10 ही होगी, 10 से ज़्यादा कम तो होगी नहीं। तो कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर। कितना हो जाएगा भैया आपका, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर आपका यहाँ पर जो है करेक्ट जाएगा भैया, ठीक है। जितने यहाँ पर 10 किलोमीटर जवाब दिया है वो लोग आपके यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर भाई, यस और नो। चलिए क्लियर तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं क्लियर है तो भैया एक बार जो है रिपीट करके जो है देख लीजिएगा और शेयर कर दो भाई। 300 मतलब आप लोग को मैंने देखा ना कि जब जीके चलता है, हिंदी चलता है, हाँ, जहाँ दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, जहाँ बस रट्टा मारना पड़ता है, उस क्लास में बैठे रहते हो, अंत तक देखते हो। जहाँ थोड़ा सा दिमाग लगना पड़ जाता है वहाँ क्लास को स्किप मारना शुरू कर देते हो, ठीक है। चलिए भाई, वहाँ क्लास को स्किप मारना शुरू कर देते हैं, ऐसे ही क्या मजबूरी भाई, ठीक है। एक तो आप लोग के कहने पर बार बार मैं जो है आप लोग के लिए मैराथन क्लास लेके आता हूँ, उसमें मैं आपको हिंदी, रीजनिंग, जीके ये सब करवाता हूँ। उसके बाद भी आप लोग क्लास में नहीं जोड़ते हो, तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, पेड वाली क्लासेस ही सिर्फ चलाऊँगा और एग्जाम आने तक, और ये जो फ्री क्लास है ना सारा मैं बंद कर दूंगा अगर ये आप लोग का हाल रहा। से पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। या तो संख्या आप लोग जो आते हो वो सब लोग आ जाया करो, ग्रुप में जुड़े हो, 3000 लोग व्हाट्सएप पे हो, 16-17 हज़ार लोग टेलीग्राम पे जुड़े हो, यूट्यूब पे इतने लोग जुड़े हुए हो, लेकिन क्लास में आने की जब बात आती है तो सोचते हो अब आएंगे, जब एग्जाम में टाइम बचेगा तब आएंगे, ठीक है। तो जो लोग अभी तक क्लास में नहीं जुड़े ना भाई, क्लास में जुड़ो, क्योंकि मैराथन क्लास आप लोग के लिए चलाया जा रहा है। नहीं जुड़ोगे, ऐसे ही करोगे तो ये सारी क्लासेस मैं उठा करके जो है बंद कर दूंगा, और सिर्फ उधर जो है पेड बैच में क्लास चल रही वही चलाऊंगा। सब ये सारी क्लासेस मैं उठा करके शिफ्ट कर दूंगा पेड बैच में। फिर मत कहना सर जी कहाँ गई सारी क्लासेस। एक तो मेहनत करके आप लोग के लिए जो क्लासेस दी आ रही हैं, करी आ रही है, लेकिन आप लोग का जो है दिमाग जो है काम नहीं करता है, ठीक है। संख्या देखो भाई, सिंपल सी बात है, 400 प्लस पहुंचाओगे तो आज ही आगे क्लास बढ़ेगी, नहीं तो फिर आज के बाद कोई मैराथन जो है मेरी तरफ से देखने को नहीं मिलेगा। मैं पहले बता रहा हूँ, अगर आज संख्या में 10 मिनट और क्लास लेता हूँ, अगर संख्या 400 प्लस रहेगी और कंटिन्यू रहेगी, बीच में छोड़ोगे नहीं तो चलेगी, नहीं तो फिर उसके बाद जो है बंद कर दूंगा। आज के बाद जो है कोई मैराथन क्लास मेरी चैनल पर तो नहीं चलाऊंगा, मैराथन चलाऊंगा तो पेड बैच में ही चलाऊंगा सिर्फ, ठीक है। चलिए भैया अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। किसी विकासशील देश की आबादी हर साल बढ़ रही है, निम्न सूचना से चालू की ये आबादी ज्ञात कीजिए भैया। 2004 में 30 है, 2005 में 60 है, यानी कि 30 से 60 दुगना हुआ है। 2006 में 60 दूना 120, यहाँ पर दुगना नहीं हो रहा है, समझो यहाँ पर प्लस 30 का अंतर आया है, प्लस 60 का अंतर आया है। आगे देखो 2007 में 120 से 210, यानी कि आपका प्लस 90 का अंतर आया है। आपका 2008 में देखिए 210 से 310, 330, यानी कि 190, 120 का अंतर आया है। तो यहाँ पर अंतर सबको समझ में ना भैया क्या है, प्लस 30 प्लस 60 प्लस 90, ठीक है। प्लस 30 है, प्लस 60 है, प्लस 90 है, प्लस 120 दिया गया है। तो आगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस 120 के बाद क्या करेंगे भैया, 120 में ऐड करेंगे कितना भाई, 30 तो बढ़ रहा ना, तो 120 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तो प्लस 150 आ जाएगा। 150 का मतलब क्या हो जाएगा, 150 का मतलब हो जाएगा 300, 120 150, यानी कि 330 150 मतलब कितना हो जाएगा, 5 3 8, यानी कि 480 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 480 आ जाएगा। 480 जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है वो लोग आपके यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक
ठीक है, 480 जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है वो लोग आपके यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर बताते हुए चलिएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी कोड भाषा में एम्पलीफाई को ये लिखा जाता है तो नेशनल को क्या लिखा जाएगा भैया? ध्यान देखिए और सभी लोग बताते हुए चलिएगा। हाँ पंकज चले बताओ है। अब चले तो हमारे जस्ट बात कहा तो ही क्या करवा दो जा करते हैं ना आधा घंटा बैठे हैं। हाँ चलिए भाई, एग्ज़ाम कब होगा? एग्ज़ाम होगा 32 फरवरी को अगले साल। वीडियो बनाता हूँ एग्ज़ाम का हो तो उसको तो देखना नहीं होता भैया। चलिए ध्यान देखते चलिएगा और समझते चलिएगा भैया। एम्पलीफाई AMPLIFY, एम्पलीफाई को क्या लिखा गया भैया? YF उल्टा कर दिया, YFILPMA उल्टा कर दिया गया, तो नेशनल को उल्टा करेंगे तो LANOIT इसमें आ रहा है, तो बी वाला उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी उत्तर आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। बी उत्तर जितने ने यहाँ पर जवाब दिया है वो लोग आपके यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, बी उत्तर जितने ने यहाँ पर जवाब दिया है वो लोग आपके यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करते हुए चलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखते हुए चलते हैं और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करते हुए चलिएगा। अगला क्वेश्चन है, 9864 मिलके आपका 14 है, 8623 मिलके आपका 27 है, तो 4011 मिलके बताइए आपका क्या हो जाएगा। लॉजिक ढूंढो यहाँ पर, देखो लॉजिक कौन सा चल रहा है उसके हिसाब से आप लोग को जो यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करते हुए चलना है भाई। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 9 से 6 गए 5, यहाँ पर सही विकल्प जो चुनते हुए चलना है। यहाँ पर सही विकल्प जो आपका क्या हो जाएगा, लॉजिक ढूंढते हुए चलो और देखते चलो यहाँ पर कौन सा लॉजिक जो है किसमें चल रहा है। ठीक है, लॉजिक तो कुछ खास दिख नहीं रहा भैया। 98 और 64 घटाओ कितना होता है? 9, 8 में से 4 गया आपका 4, 9 से 6 गया आपका 3, 34 आ रहा है। अच्छा जी, इसको घटाओ, 6 में से 3 गया 3। ठीक है, ये भी लॉजिक नहीं चल रहा है भैया। 9 8 17, 6 4 10। चलिए 8 6 14 2 3 5। क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है क्या भाई? -1 करने भी नहीं आ रहा है, प्लस करने पे भी नहीं आ रहा है। 3 समीकरणों में कोई एक गुण समान है। 40 11 क्या लॉजिक लग सकता है? इसको स्टार बनाओ, इसका कॉन्टेक्स्ट मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कभी कभी कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं भैया। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हटा दीजिए। अभी जो है हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। ठीक है, क्वेश्चन लास्ट ही था क्या ये वाला? चलिए अभी है क्वेश्चन और भी हैं। देखिए, एक त्रिभुज दिया गया है। त्रिभुज जो है किसको दिखाता है? चिकित्सकों को दिखाता है। ये किसको दिखा रहा है? चिकित्सक को दिखा रहा है। ठीक है, आयत जो है कलाकार को दिखाता है, ये कलाकार को दिखा रहा है। ठीक है, और वृत्त खिलाड़ी को दिखा रहा है, वृत्त जो है खिलाड़ियों को दिखा रहा है। ठीक है, कह रहा है कि ऐसे बताना कितने चिकित्सक है जो खिलाड़ी और कलाकार दोनों है। जो खिलाड़ी और कलाकार जो है दोनों है, तो भैया ऐसे मतलब तीनों में कॉमन कौन सा? सबसे बीच में आ रहा है 3 नंबर, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 3 नंबर। सबसे बीच में वही आ रहा ना भाई, सबसे बीच में अगर वही आ रहा तो आपका उत्तर भी वही हो जाएगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया कौन सा? ऑप्शन नंबर सी वाला, वो लोग आपके यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए भाई समझ में आ गया भाई। जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया ऑप्शन नंबर साथियों सी वाला, वो लोग आपके यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएंगे भैया। चलिए भैया अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे और सभी लोग यहाँ पर बताते हुए चलिएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए आरेख में ए लड़कियों को दिखाता है, बी लड़कों को दिखाता है, सी मैट्रिक को दिखाता है। अच्छा जी, तो क्या कह रहा है? वर्ग जो है, अच्छा वर्ग जो है बालकों को दिखा रहा है और वृत्त जो में पढ़ रहे छात्रों को दिखाता है। ठीक है, मैट्रिकुलेशन में। अब एक चीज़ समझो, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है? लड़कों लड़कियों मैट्रिकुलेशन स्कूल में पढ़ रहे लड़कों लड़कियों को दिखाने वाला भाग कौन सा है? चलिए भाई क्या कह रहा है फिर से? दिए गए आरेख में त्रिभुज महिला स्कूल में पढ़ रहे हैं भैया। ये ए बी सी पता नहीं क्या लिखा, हटा दो भैया। त्रिभुज जो है महिला स्कूल हो गया। ठीक है, त्रिभुज जो है महिला स्कूल में पढ़ रहे लड़कियों को दर्शाता है। वर्ग जो है बालकों को दिखा रहा है। ठीक है, ये बालक का स्कूल है। और जो वृत्त दिया गया है ये मैट्रिकुलेशन है, वृत्त जो है मैट्रिकुलेशन है। चलिए सही से वो लड़का लड़की अलग लिख दिया था, वो ABC को लिख दिया था। क्या कह रहा है?
ऐसा बता रहा है जो मैट्रिकुलेशन में भी हो और लड़का और लड़की दोनों तीनों में कॉमन देखे सबसे बीच में क्या आ रहा है, ई आ रहा है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, सबसे बीच में जो आ रहा है बस वही उत्तर हो जाएगा भाई। तो सबसे बीच में क्या आ रहा है भाई आपका ऑप्शन नंबर जो दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी वाला उत्तर, वो लोग आपके यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, डी उत्तर जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है वो लोग आपके यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है, यस और नो? चलिए भैया, क्लियर रहना चाहिए, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन जो है हिंदी की तरफ हम लोग जो है बढ़ते हैं। हिंदी का सेट यहाँ पर आया क्यों नहीं अभी तक भाई? कनेक्टिंग ही लिखा है इतनी देर से, 1 मिनट रुक जाओ भाई, आ जा भाई, आ क्यों नहीं रहा है? चलिए देखते हैं, अगर कुछ क्वेश्चन बचे तब तक उसको लगाते हैं, उसको आने दो तब तक। लास्ट ही क्वेश्चन था, इसके बाद क्वेश्चन नहीं बचे। 1 मिनट का समय दे दो भाई, हिंदी के क्वेश्चन को जो अपलोड हो जाए दो, ठीक है? चलिए, कनेक्टिंग लिखा रहेगा क्या भाई? नेट नहीं चल रहा है। हिंदी की क्लास होगी, सब लोग आ जाओ क्लास में। अच्छा जी, आ गया भाई हिंदी के क्वेश्चन आ गए, परेशान मत होइए। नेट थोड़ा सा वो स्लो चल रहा है आज वाला। चलिए अभी क्वेश्चन दिखेगा हिंदी का, आप थोड़ा सा जोश ले आओ। अब तो आ गया ना आपका चहेता हिंदी आ गया, जिसके लिए परेशान रहते हो आप लोग। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान देखिएगा। खुल जा भाई, खुल जा सिम सिम। दंत्य वर्ण कौन सा भाई? इसमें दंत्य वर्ण पहला क्वेश्चन था। क्या कहना चाह रहा है भैया, निम्नलिखित में से दंत्य वर्ण जो आपका कौन सा है? बताओ भाई, दंत्य वर्ण कौन सा है? फटाफट बताते हुए चलिएगा इस प्रश्न का। मैथ की क्लास हमारे पेड बैच में ऑलरेडी चल रही है, तो जिसको लेना है मैथ की क्लास बिल्कुल बेसिक से चलती है, क्योंकि उसका प्रैक्टिस सेट करने का कोई खास मतलब है नहीं जब तक पूरा बेसिक कंप्लीट नहीं हुआ। तो उसका बेसिक क्लास चल रहा है। इफ़ यू वांट टू टेक दैट यू, मतलब आप जो है पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपका मैथ की क्लास चल रही है ऑलरेडी, बहुत सारे टॉपिक्स चल रहे हैं इस समय, एवरेज वहाँ पर चल रहा है। दंत्य वर्ण कौन सा भैया? शाह। सा आपका दंत वर्ण हो जाएगा। पा ओष्ठ है, टा मूर्धन्य है, हा हलंत वाला है, कंठ वर्ण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे और सब लोग यहाँ पर बताते हुए चलिएगा। अनुनासिक वर्ण जो आपका कौन सा है? अनुनासिक वर्ण, नाक से जब आवाज आती है उसको अनुनासिक बोलते हैं। जैसे यहाँ पर पा ओष्ठ है, बा ओष्ठ है, माँ, जितने भी आपके पांचों पंचमाक्षर होते हैं, पा, माँ, अंगा, इया, अड़ा, ये देखो नाक से आवाज आती है, नाक बन भी जाती है इया अड़ा बोलने में, तो ये क्या हो जाएगा भैया? पंचमाक्षर हो जाएगा, अनुनासिक वर्ण के अंतर्गत जो है आपका आएगा। ये पॉइंट जो याद रखेंगे, ठीक है, ये आपका अनुनासिक वर्ण के अंतर्गत आएगा। ये पॉइंट जो बिल्कुल याद रखना आप सभी को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे और सभी लोग यहाँ पर बताते हुए चलिएगा। पूछा गया ला और सा का उच्चारण जो है किस स्थान से होता है? ला और शा, सा तो अभी मैंने आपको बताया दंत से होता है, उससे का ला भी आपका दंत के अंतर्गत ही आता है, ठीक है, ला भी आपका दंत के अंतर्गत ही आता है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आपका जो दिया गया बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बी उत्तर जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है वो लोग आपके यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। उस कवित्री की कविताएं बहुत पसंद की गई। भाई कवित्री का शुद्ध रूप कौन सा है? कवित्री अशुद्ध रूप में लिखा गया कवयित्री होता है। का वा यहाँ पे छोटी की मात्रा, त्रा पे बड़ी की मात्रा, कवयित्री। आपका जो दिया गया है डी वाला उत्तर आपका यहाँ पर जो है कर जाएगा। डी उत्तर जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है वो लोग आपके यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है। प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुतिलिपि उसने उसी समय ले ली। श्रुतिलिपि शुद्ध रूप में कौन सा लिखा? भाई क्वेश्चन नंबर 5 है, सब लोग बताते चलिएगा। श्रुतिलिपि शुद्ध रूप में कौन सा लिखा गया भैया? श्रुतिलिपि की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए श्रुतलिपि आपका जो दिया गया बी वाला ऑप्शन श्रुतलिपि। श्रुतलिपि होता है सुनने वाली लिपि, श्रुतलिपि। तो जितने लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं श्रुतलिपि वो लोग आपके यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। श्रुतलिपि आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है। भग्गू सेठ तो बहुत ही दुष्चरित्र व्यक्ति हैं। दुष्चरित्र शुद्ध रूप में कौन सा लिखा है? दुष्चरित्र होता है, दुष्। ये दुष् हटा दो भैया। आपका जो दिया गया शाह तालव्य वाला सा दिया गया है, ये आपका दुष्चरित्र के अंतर्गत आता है, तो तालव्य वाला सा यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जितने लोग यहाँ पर दुष्चरित्र जवाब दिया है वो लोग आपके यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास जो करते हुए चलिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कोई बच्चा नहीं खेलेगा। रेखांकित शब्द क्या है? कोई आ गया, कुछ आ गया, ये सब क्या होते हैं? अनिश्चितता का बोध कराते हैं। किसका बोध कराते हैं? अनिश्चितता का बोध कराते हैं। तो अनिश्चयवाचक हो जाएगा, लेकिन
क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है तो सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, सर्वनाम ही तो है ना भाई, सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा, तो यहाँ पर सर्वनामिक विशेषण आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, यस और नो? चलिए क्लियर है, चाहिए कोई समस्या कोई दिक्कत जो आप सभी को यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करते हुए चलिएगा। पूछा गया है विशेषण शब्द जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बता लाते हैं उसे क्या कहते हैं भैया? विशेषण शब्द जिसकी विशेषता बताते हैं, विशेषण जिसकी विशेषता बताते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? विशेषण से जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता है वो आपके विशेषण विशेष से कहलाते हैं। जो संज्ञा सर्वनाम होता है वो विशेष से होता है। तो आपका जो दिया गया बी वाला उत्तर आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता भैया? प्राचीन शब्द जो है विशेषण के किस प्रकार में आएगा? प्राचीन पुराना है, ये गुण दिखा रहा, पुराना, नया, छोटा, बड़ा, हाँ, ठिगना फिगना, ये सब जो आपके गुणवाचक में आते हैं। तो गुणवाचक आपका यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कालवाचक जैसा कोई होता नहीं है, तो यहाँ पर गुणवाचक जो दिया गया आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। पूछा गया है चूड़ी अच्छी थी, इसमें जो है थी दिया गया, इसमें कौन सी क्रिया है? थी में कौन सी क्रिया भैया? योजक क्रिया, अधिकार द्योतक क्रिया, औचित्य बोधक क्रिया या अप्रत्यक्ष क्रिया? चूड़ी अच्छी थी, यहाँ पर हम बात करते हैं चूड़ी अच्छी थी, यहाँ पर योजक क्रिया की बात हो रही है। अच्छा होना, तो यहाँ पर जो दिया गया अच्छा होना, दो चीज का यहाँ पर बोल रहा, योजक हो जाएगा। योजक क्रिया जितने लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं वो लोग आपके यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातु क्या कहलाती है? ध्यान समझो भैया, मूल अकर्मक धातुओं के साथ जोड़ी गई हैं। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, मूल अकर्मक धातु के साथ अगर कोई प्रत्यय जोड़ के क्रिया जाती है तो वो साधित सकर्मक बन जाता है। ये पॉइंट याद रखिएगा, क्या बन जाता है? साधित सकर्मक बन जाता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, रोने लगा, हंस चुका, पहुंच गए, ये सब साधित सकर्मक आ जाएगा। तो आपका जो दिया गया सी वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है भैया, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया भैया? अकर्मक क्रिया मतलब क्या होता है? जिसमें कर्म की जरूरत नहीं हो पड़ती, यानी कि क्रिया जो कर्म पे डिपेंड नहीं करता है, वो आपका साथियों क्या होता है? अकर्मक क्रिया होता है। क्या होता है वो? अकर्मक क्रिया होता है। जैसे पानी बरस रहा है, पानी बरस रहा है ना, यहाँ पर कोई कर्म नहीं है। देखो, मैं गेहूं पिसवाता हूँ, श्याम निबंध लिख रहा है, राम मोहन को रुला रहा है, सब में कर्म है। लेकिन हम बात करते हैं किसके बारे में? पानी बरस रहा है, इसमें जो है कोई भी कर्म नहीं है बेटा, कोई भी कर्म नहीं है। तो यहाँ पर जो दिया गया कौन सा? ए वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास जो है करते हुए चलिएगा। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जो है सही जवाब देते हैं। जो शब्दांश वाक्यांशों वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते क्या कहलाते हैं? जो शब्द वाक्यांशों वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं, ध्यान से समझिए, जोड़ने का कार्य करते हैं, यानी समुच्चय का कार्य कर रहे हैं, तो समुच्चय बोधक के अंतर्गत आ जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? समुच्चय बोधक के अंतर्गत आ जाएगा। समुच्चय बोधक जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है वो लोग आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए भाई, कोशिश थी इसमें 80 क्वेश्चन में लेकर के आया था, मैं 80 क्वेश्चन करवाता, लेकिन जाओ भाई, आप लोग को भी इंजॉय करना, इंजॉय कर लो। ठीक है, और आगे मैं अब थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। ठीक है, मैं गुस्से में नहीं कह रहा हूँ, बट सीरियसली कह रहा हूँ, थोड़ा सीरियस हो जाओ। और जो लोग कम से कम एटलीस्ट, मुझे ये नहीं भाई, इसके पहले 2-2 हज़ार लड़के आते थे पिछले वाले बैच में, इस बार मुझे पता है संख्या इस बार कम क्यों, कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी जो संख्या मेरे पास है ऑलरेडी 500, 600, 800, 900 लोगों ने तो क्लास को बैच खरीदा हुआ है। ठीक है, जो पेड बैच खरीदे हुए उनको लगता है कि बैच खरीद लिया, सिलेक्शन हो गया। पढ़ने से सिलेक्शन होगा भाई, क्लास नहीं लोगे, होमवर्क नहीं करोगे, चीज़ें नहीं करोगे तो बेटा सिलेक्शन नहीं होने वाला है। ठीक है, कुछ लोगों को क्या लगता है कि मैंने सब्सक्राइब कर लिया सर जी का चैनल तो हो गया सिलेक्शन, मैंने पेड बैच खरीद लिया हो गया सिलेक्शन। पेड बैच खरीदने के बाद बेटा उसको क्लास भी लेना होता है। ठीक है, अब कल संडे है, मैंने कल सोच रखा है कि कल कम से कम रीजनिंग के 200 प्लस क्वेश्चन एक साथ कराऊं, मतलब 4-5 घंटे के वो क्लास होने वाला है। लेकिन अगर आप लोग जो है वो संख्या नहीं बढ़ाओगे, ठीक है, अभी जो लोग देख रहे हैं ना अपने ऊपर मत लो, जो लोग बाद में इसको देखेंगे उनके लिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि जो लोग क्लास को छोड़ते हो, क्लास में लाइव नहीं आते हो, ये काम करना बंद कर दो बेटा। ठीक है, चलिए भाई। दुष्यंत ध्रुव जी, बिल्कुल बकवास कर रहा हूँ तो सिंपल सी बात है, मेरी बकवास क्यों सुन रहे हो? ब्लॉक करो इस चैनल को, निकल लो। ठीक है, मैं खुद ब्लॉक कर देता हूँ, रुको भाई, ये लीजिए मैं खुद ब्लॉक कर देता हूँ। हाँ, बड़ी बुरी लगती है बातें, बड़ी बुरी लगती है तो मैं खुद ही हटा देता हूँ। जो बातें बहुत सिंपल सी बात है, मैं पसंद नहीं हूँ, आंखें बंद कर लो, मैं दिखाई नहीं पड़ूंगा। मेरी क्लास अच्छी नहीं लगती, कान बंद करो, मैं सुनाई नहीं पड़ूंगा। मेरी आवाज़ नहीं अच्छी लगती है, क्लास को हटा दो बेटा। ठीक है, चलिए भैया, आप पढ़ते इसलिए पढ़ा भी रहा हूँ। चलिए अच्छा ठीक है, मैं पढ़ाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वैसे अव्यय बताइए कौन सा हो जाएगा? अव्यय कौन सा हो जाएगा बताओ?
अभी फिर छोड़ोगे? अभी जब तक मैं ज्ञान देता तो कुछ लोग लड़के रुके रहते हैं, अभी जब पढ़ाना शुरू करें फिर आधे लोग गायब हो जाएंगे भैया। चलिए भाई, अव्यय बताओ कौन सा है जिसमें कोई अव्यय, मतलब जैसे आ हो गया, ओ हो गया, ये सब अव्यय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये सब किस में आते हैं भैया? अव्यय के अंतर्गत आते हैं। तो जितना मैंने यहाँ पर जवाब दिया ऑप्शन नंबर साथियों सी वाला, वो लोग करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। यहाँ पर धीरे धीरे शब्द बताइए क्या हो जाएगा? क्रिया है? नहीं भैया, चलना क्रिया है, और चलने की विशेषता बता रहा है धीरे धीरे चल रहा है, यानी कि क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? क्रिया विशेषण हो जाएगा। जितने लोगों ने यहाँ पर क्रिया विशेषण जवाब दिया है वो लोग करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है भाई स्त्रीलिंग शब्द बताइए कौन सा भैया? किन्नर, अहिंसा, अंतरी, अपरिग्रह। यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? सिंपल से यहाँ पर सीख जाएगा, अहिंसा वर्ड की बात करते हैं। अहिंसा शब्द जो है आपका स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। अहिंसा जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया ऑप्शन नंबर साथियों बी वाला, वो लोग आपके यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, मनगणंत शब्द में कौन सा लिंग हो जाएगा भैया? मनगणंत, मन का गढ़ा हुआ, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग? तो ये हमेशा याद रखिएगा उभयलिंग में आता है, क्योंकि मनगणंत, मन तो मन से गढ़ते लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं, दोनों में आता है बेटा। तो क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग ना होगा ना पुल्लिंग होगा, ये आपका उभयलिंग में आ जाएगा। ठीक है, किस में आ जाएगा भैया? आपका उभयलिंग में आ जाएगा। यहाँ पर जितने लोगों ने यहाँ पर जो है दिया जवाब वो लोग करेक्ट हो जाएंगे। अभी आवाज़ आ रही है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, आवाज़ बंद हो गई थी, बट अभी आवाज़ आ रही होगी। 13 आपका जो दिया गया आपके यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट रहेंगे भैया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है भैया, राजा सेवक को कंबल देता है। देखो जब भी देने की कुछ बात आए तो उस पर मस्त फोकस करना। ठीक है, कि भैया यहाँ को लगा है तो कर्म लगा दो, गलत कर दोगे बेटा। ठीक है, जब भी राजा सेवक को कंबल देता है तो क्या हो जाएगा? जब भी देने की बात आए तो संप्रदान कारक होता है। ठीक है, संप्रदान कारक होता है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया संप्रदान कारक, वो लोग आपके यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल भाई, एक बहुत ही अच्छी जो है क्या बोलते हैं यार, ध्यान नहीं आ रहा, एक अच्छी सी मोटिवेशनल लाइन थी। वो आप लोग के 2 मिनट जो है सुनाना चाहूँगा कि देखो भाई, जिंदगी जो है ना, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं, दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले अलग अलग हैं। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले अलग अलग हैं। कोई हताश होके बिखर जाता है, कोई संघर्ष करके निखर जाता है। ठीक है, चलिए, तो एक लाइन याद आ गई थी तो सुना दिया, वो भी एकदम स्टाइल मार के सुना दिया। तो आपका क्या हो जाएगा भाई इसका उत्तर? जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया संप्रदान कारक, वो लोग करेक्ट हो जाएंगे भाई। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है? लो भैया अपने कान सही करवा लो भाई, अगर आवाज़ सही क्लियर नहीं आ रही तो अपने कान सही करवा लो बेटा। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। देखो मैंने वीडियो भी बना लिया, अब देखो ये होता ना एक पन दो काज। मैंने देखो शायरी भी रिकॉर्ड कर ली, वीडियो भी बन गया, चश्मा भी लगा दिया और आपका कैमरा भी ऑन कर लिया, एक साथ में देखो पढ़ा भी दिया आपको। ऐसे होता है बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, वह अगले साल आएगा। ऐसे आप लोग भी अपना समय निकाला करो, बचाया करो, कहीं से भी करके किया करो। लेकिन आप लोग को क्या है, अभी क्लास ले रही तो चलो क्लास के स्थान पे इंस्टाग्राम चला लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं भैया। वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में जो है कौन सा कारक है? अगले साल आएगा, ध्यान समझो, वो अगले साल, यहाँ पर में छुपा हुआ, अगले साल में आएगा। ठीक है, यहाँ में छुपा है तो क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक हो जाएगा। सी वाला उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी उत्तर आपका यहाँ पर जितने लोगों ने जवाब दिया है वो लोग आपके यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे और सभी लोग यहाँ पर बताते हुए चलिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। पूछा गया कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ता अलग हो रहा है भैया, वृक्ष से पत्ता क्या हो रहा है भाई? अलग हो रहा है। जब भी अलग होने के अर्थ में से आता है तो आपका अपादान कारक होता है। क्या होता है बच्चा? अपादान कारक होता है। अपादान जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है वो लोग आपके यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्दों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए भैया। तेल, तैल, तिल, तिल। तो तैल, तेल का ही क्या होता है? तत्सम होता है। तैल जो है तेल का ही बेटा तत्सम होता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया ऑप्शन नंबर बी वाला, वो लोग आपके यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। वीडियो डाउनलोड करके देखते हो, मतलब क्या है कि 1 रुपया हमको नहीं मिलता। आप अगर वीडियो डाउनलोड करके देख रहे हो तो यूट्यूब से जो है आपके थ्रू मेरे को 1 रुपया तक नहीं मिल रहा है। हाँ, एक क्लास से 10-15 रुपये तो मिलता है, आप लोग वो भी खा जाते हो। हाँ,
कम से कम वीडियो डाउनलोड करके मत देखा करो यार, ऐसे ऑनलाइन देखा करो ना। अगला क्वेश्चन, एक बार देख लिया करो फिर डाउनलोड कर लिया करो बाद में देखने के लिए। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों में तत्सम शब्द का चयन करो भैया। तत्सम गाय, तभी सोचे आजकल जो है पैसा काहे नहीं आ रहा है यूट्यूब से। गौ जो दिया गया ये आपका क्या हो जाएगा, तत्सम वर्ड हो जाएगा। गौ जितने, एक तो ऑनलाइन देखते नहीं हो फिर रिकॉर्ड करके देख लेते हो। गौ जितने लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं वो लोग आपके यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। खेत का सही तत्सम शब्द चुनो भैया। खेत का सही तत्सम क्या हो जाएगा, खेत शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा, क्षेत्र हो जाएगा। जी हाँ, पीडीएफ मिलता है क्षेत्र। मेरा जो वेबसाइट है ना वहाँ चेक किया करो, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मैं डेली अपडेट कर रहा हूँ। आप लोग वेबसाइट पे जाके देखते नहीं हो, वेबसाइट जाके चेक करो तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, खेत का तत्सम क्या होता है, क्षेत्र होता है। एक और क्वेश्चन देख लो फिर आप लोग जाओ खाना पीना खाओ, फिर शाम को करवा देंगे आपके लिए, ठीक है। रिक्त स्थान में सही विकल्प भरो। वह जिधर डॉट 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 जीवन लहर उठा, जिधर झुका वहाँ प्रेम बसर पड़ा। तो वह जिधर क्या, मुड़ा गया रुका बहा। तो देखो ध्यान समझो भैया, उसका आगे पढ़ो, जिधर झुका उधर प्रेम बरस पड़ा। समझो भैया, जिधर झुका उधर प्रेम बरस पड़ा, यानी कि यहाँ पर क्या, जीवन लहरा उठा। तो आपका क्या हो जाएगा भैया, ऑब्वियस बात है, जिधर रुकेगा, जिधर रुका, झुका बरसा रुका लहरा आ गया। तो आपका जो दिया गया सी वाला उत्तर आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई, हाँ चलिए, तो आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। बट जरूर आप लोग के लिए और भी अच्छी अच्छी जो है क्लासेस लेकर के आएंगे। बट संख्या कम से कम 500 रखो। अगर मैराथन क्लास चलाने का मतलब ये होता है कि संख्या बढ़ाओ। और मैराथन क्लास में भी अगर 400 भी नहीं पहुंचेंगे तो फिर क्या मतलब मैराथन का। हाँ, क्योंकि मैं चाहे 10 मिनट की क्लास लूँ तो भी मुझे अर्निंग उतनी होनी है, चाहे 15 मिनट की क्लास लूँ तब भी उतनी होनी है, चाहे मैं 1 घंटे की क्लास लूँ तब भी यूट्यूब पैसा उतना ही देता मुझे, ठीक है। तो अगर मैं आपके लिए मैराथन ले रहा यानी कि मेरे को कुछ बहुत भर भर के मिल रहा है। मैराथन लेने का बस एक मकसद होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कों को लाना। और आप लोग मैराथन में भी नहीं आते हो तो ऐसे नहीं मजा आएगा ना भाई। तो मैराथन में लड़कों को लेकर आओ, अपने सभी साथियों दोस्तों को आप बताओ ना भाई। एक लोग हो, पावर नहीं समझते हो अपनी, अगर आप 1 लोग 2 लोग को लेकर के आओगे तो संख्या 300 से 600 हो सकती है, 800 हो सकती है। लेकिन 1 लोग क्या, 1 लोग को भी लेकर के नहीं आते हो, ठीक है। चलिए, धन्यवाद इस सेशन में जुड़ने के